नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए 17 अगस्त 2022 को जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को आज हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² + 7x - 21 ये बराबर है 0 के, इसके मूलों का योग क्या होगा, कि जो इसके रूट हैं उनका योग क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जो द्विघात समीकरण होती है उसकी बेसिक फॉर्म होती है ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। तो मान लो कि इसके रूट जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा, यदि दो रूट हों तो इनका जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ये तो बराबर होता है -b/a के, और इनका जो गुणनफल होता है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर होता है c/a के। यानी कि मूलों का या जो रूट हैं उनका जो योग है वो तो होगा माइनस का b/a, और इनका जो गुणनफल है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर होता है c/a के। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि इनके मूलों का योग यानी जो इसके रूट्स होंगे उनका योग हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह कितना है 4 है, b की जगह कितना है 7 है, और c की जगह कितना है -21 है। तो यहाँ पर हमें योग बताना है तो ये होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पर देखिए माइनस और b की जगह कितना है 7 और a की जगह कितना है 4, तो इनका जो योग है वो हो जाएगा -7/4। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1azc और बाद में है 2, उसके बाद में है 3dy/f और बाद में है 4, उसके बाद में है 7gxi और 8। तो यहाँ पर देखिए जो श्रृंखला बन रही है वो क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए इसका पहला अक्षर 1 है, इसका पहला अक्षर 3 है, इसका पहला अक्षर कितना है 7 है। तो 1 से 3 बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 से 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, और फिर 3 से 7 बनाने के लिए क्या ऐड किया है 4 ऐड किया है। मतलब यहाँ ऐड किया हमने कितना +2, यहाँ ऐड किया हमने कितना +4। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 ऐड किया फिर 4 ऐड किया, तो ऐसे ही आगे कितना ऐड होगा, तो 2 का डबल 4, तो 4 का डबल कितना 8। तो 8 जब ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे 7 में तो कितना आएगा 15। तो मतलब पहला अक्षर क्या होगा 15 होगा। तो देखिए दो ऑप्शन में है, एक इसमें और एक इसमें, तो ये दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए। उसके बाद में देखिए अगला अक्षर देखने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है A, यहाँ पर लिखा हुआ है D और यहाँ पर लिखा हुआ है G। तो A का नंबर होता है 1 और D का जो नंबर होता है वो कितना होता है, D का नंबर होता है 4 और G का नंबर कितना होता है, ये होता है 7। तो देखिए 1 और 3 4, 4 और 3 7, तो आगे आएगा 7 और 3 10, और 10 नंबर पे कौन होता है, 10 नंबर पे हमारा होता है कौन, J। तो 15J। तो देखिए इसमें तो I है तो, और इसमें क्या है J है, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर Z है, Z का नंबर कितना होता है 26। ऐसे देखिए यहाँ पर Y है, Y का नंबर कितना होता है 25। यहाँ पर देखिए X है, X का नंबर कितना होता है 24। मतलब अगला जो नंबर आएगा वो इसे 1 कम आएगा, मतलब कितने नंबर पे 23 नंबर पे। 23 पे कौन होता है, W होता है, मतलब अगला अक्षर होगा कौन हमारा W। ऐसे देखिए यदि हम अगला देखें तो यहाँ पर देखिए C है, C का नंबर कितना होता है 3। ऐसे ही देखिए C का नंबर कितना होता है 3 होता है। यहाँ पर F का नंबर 6 होता है, और I का नंबर कितना होता है 9। तो 3 6 9, तो अगला आएगा 12 नंबर पे, 12 नंबर पे कौन होता है हमारा L। ऐसे देखिए संख्या का पता करने के लिए यहाँ पर 2 है, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, तो 8 का डबल कितना आएगा 16। तो 15JWL 16। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.166 के ऊपर बार लगा हुआ है और प्लस 0.15 यहाँ पर 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, और 0.133 के ऊपर क्या लगा है, बार यहाँ पर लगा है। तो इसका मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसके दो मेथड होते हैं, तो हम दोनों ही मेथड को यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर देखो
इसका बार हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम संख्या को लिखेंगे 0.16 है तो ये हो जाएगा 16। और यहाँ पर देखिए जिस संख्या पे बार नहीं होता है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो 16 में से माइनस करेंगे किसको, 1 को, क्योंकि इस 1 के ऊपर क्या है, बार नहीं लगा है। और बटे में हमेशा दशमलव के बाद में ही हमें देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो उतनी बार हम 9 लिखेंगे। और कितनी संख्या के बार नहीं है, तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो उतना ही हम क्या लगाएंगे, 0। फिर है प्लस, अगला देखिए 15 और इसमें से माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं लगा है, 1 पे नहीं लगा है, तो 15 माइनस 1 और बटे में आ जाएगा कितना, एक संख्या के ऊपर बार है और 1 पे नहीं है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 और जितनी पे बार नहीं होता है उतनी बार 0। उसके बाद में इसमें से माइनस करना है 13 माइनस 1 और ये आ जाएगा कितना, बटे में 90। तो देखिए कितना होगा, 16 में से 1 निकालेंगे तो ये आएगा 15/90, 15/90 प्लस ये आएगा कितना, 14/90 और इसमें से माइनस करना है 12/90। तो कितना हो जाएगा, ये सभी के बटे में 90 है तो 90 तो इसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर आएगा 15 प्लस 14 कितना होता है, 29 होता है और 29 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 17। तो 17/90 सेकेंड ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये तो था फर्स्ट मेथड कि जो बार है उसको हटाकर हम सिंपल भिन्न बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड के क्या यूज़ कर सकते हैं हम, तो देखिए इस बार का मतलब होता है कि जैसे 6 के ऊपर बार लगा है मतलब 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 5 के ऊपर बार लगा है मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा है मतलब 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहले तो देखिए इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, तो इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए 0.1 और 6, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 को हम 4-5 बार ऐसे आगे लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें जोड़ना किसको है, 0.15, तो 15, तो ऐसे हम 5 को भी आगे इसके बार बार लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इनको ऐड करते हैं हम, तो देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 6 और 5 11 और 1 12, 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 6 और 5 11 और 1 12 और 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट और यहाँ पर है 0। तो यहाँ पर लास्ट वाली डिजिट को हमें छोड़ देना है, लास्ट वाली डिजिट को छोड़ेंगे तो आएगा 0.322222। इसका मतलब 2 जो है वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, ये आएगा 0.32 के ऊपर बार। अब इसमें से हमें माइनस करना है किसको, 0.13 के ऊपर क्या है, बार है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो 0.3 और 2 के ऊपर बार लगा है मतलब 2 को हम लिखेंगे ऐसे बार बार, ठीक है। इसमें से माइनस करना है हमें किसको, 0.1 और 3 के ऊपर क्या है, बार, तो इसको लिखेंगे 0.1 और 3 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, तो इसको हम लिखेंगे बार बार। और इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9। यहाँ बचेगा कितना, 11, 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 8, फिर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8, फिर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8, फिर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 8, और उसके बाद में 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 और यह है पॉइंट और यहाँ पर आएगा 0। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाली डिजिट को हमें छोड़ देना है और उसके बाद में देखिए 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये आया है हमारा 0.1 और 8 के ऊपर क्या लगा है, बार। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं किस में, फ्रैक्शन में। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें लिखना होगा कि 18, इसमें से माइनस करना है जिस पे बार नहीं लगा है और बटे में कितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 और जितनी पे बार नहीं है उतनी बार 0। तो 18 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 17 और बटे में 90। तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की बिंदु X से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है। तो मान लीजिए कि लड़की इस पॉइंट से चलना शुरू करती है, लड़की मान लो कि इस पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि
कि मान लो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है और इसके अपोजिट कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी साउथ। राइट साइड में हमेशा पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट साइड होती है और इसके अपोजिट साइड हो जाएगा कौन, वेस्ट। तो यहाँ से देखिए उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, मतलब ऊपर की ओर जाएगी कितना, यहाँ से 70 मीटर ऊपर की ओर गई है। उसके बाद में वो बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है, तो जब बाएं मुड़ेगी और चलेगी कितना, वो 150 मीटर चलती है। उसके बाद में है कि फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। तो यहाँ से जब इस तरफ जाएगी तो बायां होगा इसका नीचे की तरफ, तो फिर से 70 मीटर चलती है, तो फिर से 70 मीटर चल रही है, तो मतलब इसी लाइन में यहाँ पर वापस आ जाएगी और कितना चल के आई है, ये 70 मीटर चल के आई है। उसके बाद में बोल रहा है कि फिर वह एक बार बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। तो यहाँ से देखिए जब नीचे की तरफ जाएगी ये, तो इसका बायां इस तरफ होगा और फिर वो 90 मीटर चल रही है। तो देखिए यहाँ से ये चल के आई है कितना, 90 मीटर, तो 90 मीटर चल के आएगी तो यहाँ पर पहुँच जाएगी। उसके बाद में देखिए फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। तो देखिए जब ये पूर्व दिशा में जा रही थी, इस तरफ जा रही है, तो यहाँ से जब ये दाएं मुड़ेगी, जब दाएं मुड़ेगी तो किस तरफ मुड़ेगी, तो नीचे की तरफ। और कितना चल रही है यहाँ से, ये यहाँ से चल रही है 100 मीटर। उसके बाद में देखिए अंत में वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलकर बिंदु जेड पर पहुँचती है। तो उसके बाद में देखिए ये दाएं मुड़ती है और 60 मीटर पहुँचती है और पहुँच जाती है कहाँ पर, ये जेड पर पहुँच जाती है 60 मीटर चलकर। और ये एक्स से इसने चलना शुरू किया था। तो ये पूछ रही है बिंदु जेड और बिंदु एक्स कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ ये 90 चली थी, यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो देखिए टोटल 150 था, तो ये 90, तो मतलब ये बची कितनी, 60। तो देखिए ये भी 60 है, तो मतलब जितना बिंदु से ये इतनी दूर है ये वापस यहीं पर आ गई है। तो मतलब एक्स और जो जेड हैं ये दोनों एक ही लाइन में यहाँ पर होंगे। तो देखिए एक्स से कितनी दूरी पर होगी, तो 100 मीटर की दूरी पर होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 100 मीटर होगी। और एक्स से किस दिशा में है, तो नीचे की तरफ, मतलब दक्षिण दिशा में है, तो 100 मीटर दक्षिण दिशा में होगी। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है। तो मान लीजिए कि गायत्री का जो घर है वो इस पॉइंट पे है और यहाँ से वो दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा नीचे की ओर, तो यहाँ पर चलेगी वो कितनी, 100 मीटर। तो दक्षिण दिशा की ओर चलती है कितना, 100 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है, तो देखिए जब वो दक्षिण दिशा की ओर जा रही है तो उसका मुख दक्षिण की ओर होगा, तो उसका राइट होगा इस साइड। तो कितना चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ेगी और चलती है कितना, वो 120 मीटर यहाँ से चलती है। फिर बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। तो देखिए जब इस तरफ जाएगी ये, तो इसका दायां ऊपर की ओर होगा और कितना चलेगी ये, 100 मीटर चलती है। तो वापस ये चल के आ जाती है कितना, 100 मीटर ऊपर की ओर चल के आएगी। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। तो देखिए 100 मीटर नीचे गई थी, 100 मीटर वापस ऊपर आ गई है, मतलब ये वाले दोनों पॉइंट अब एक ही दिशा में होंगे। तो यहाँ से जब ये दाएं मुड़ेगी और चलेगी कितना, 180 मीटर। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस 120 मीटर है, तो 180 मीटर चलेगी। तो इस वाले पॉइंट से कहाँ चली जाएगी, ये आगे चली जाएगी और यहाँ पर आ गई है। तो देखिए ये 120 थी, तो ये भी 120 होगी और चला हम उसको कितना रहे हैं, 180। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 60 मीटर, ताकि 120 और 60 कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो बताओ अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए शुरू में वो इस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुँच गई है, तो पश्चिम दिशा में है और कितनी दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु जो है वो उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुना थी। तो 6 वर्ष पहले की बात करें हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 ईयर एगो, यानी कि 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले क्या था, तो देखिए जो फादर है और उसकी जो डॉटर है उनकी एज का जो रेशियो है वो कितना था। यदि डॉटर की 1 माने तो फादर की हो जाएगी कितनी, 6, तो 6:1, क्योंकि 6 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्री की उस समय की आयु की कितनी थी, 6 गुना थी। तो यदि हम पुत्री की 1 मानते हैं तो फादर की हो जाएगी उसकी 6 गुना, यानी कि 6। उसके बाद में बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 ईयर्स लेटर,
क्या होगा कि यदि डॉटर की एज 1 होगी तो फादर की होगी कितनी 3, मतलब इनकी एज का रेशियो होगा 3:1। तो हमसे पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए एक वर्तमान से 6 वर्ष पहले की बात है और एक वर्तमान से 3 वर्ष की बात है, मतलब यदि हम इन दोनों के बीच में टाइम गैप देखें तो टाइम गैप कितना होगा, तो 6 और 3 9 वर्ष का, कितने वर्ष का होगा 9 वर्ष का दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि वर्तमान से ये 3 वर्ष बाद है और ये वर्तमान से 6 वर्ष पहले है, तो टोटल टाइम गैप कितना है 9 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि इनका डिफरेंस सेम है क्या। तो देखिए यदि हम इनका डिफरेंस देखें तो 1 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यदि इनका डिफरेंस देखें तो 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 3 होता है। तो देखिए डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो यदि डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हमें डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। यदि डिफरेंस सेम होता तो उसको हम 9 के बराबर कर देते, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम इस तरफ से डिफरेंस देखेंगे तो बताओ 6 और 1 का डिफरेंस कितने का 5 का, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3 और 1 का डिफरेंस कितने का 2 का। तो ऊपर वाले अनुपात को हम गुणा करेंगे किससे 2 से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फादर और डॉटर इनका रेशियो क्या होगा, तो ऊपर देखिए ऊपर वाले अनुपात को यदि हम 2 से गुणा करें तो आएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा कितना 2 को 1 से करेंगे तो 2। तो 2 को दोनों अनुपातों से 6 और 1 से गुणा कर दिया, तो 6 को करेंगे तो 12 और 1 को करेंगे तो 2, और नीचे वाले अनुपात को गुणा करेंगे ऊपर वाले अंतर से यानी कि 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 3 से करेंगे तो 15, और 5 को 1 से करेंगे तो 5। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी कितना 3, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 3 है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में टाइम गैप है 3 का, और यहाँ पर देखिए टाइम गैप कितना है 9 वर्ष का। तो हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट जो है वो बराबर होंगी 9 वर्ष के। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर होगी कितने 3 वर्ष के। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ध्यान रखना है अब हमारा इन अनुपातों से कोई मतलब नहीं है, जो भी करेंगे वो हम इन अनुपातों में यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास वर्तमान आयु का अनुपात नहीं है, एक तो 6 वर्ष पहले का है और एक 3 वर्ष बाद का है। तो हमें पुत्री की आयु बतानी है। तो देखिए यदि हम 1 की वैल्यू 3 वर्ष है तो यहाँ से देखिए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 15 वर्ष। लेकिन ये 15 वर्ष जो आयु है ये है किसकी 3 वर्ष बाद की, क्योंकि अनुपात 3 वर्ष के बाद का है। तो हमें वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान चाहिए तो हम क्या करेंगे इस 15 में से 3 माइनस कर दो। तो 15 में से जब 3 माइनस करेंगे तो वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी हमारी यहाँ पर 12 वर्ष। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दूसरा देखिए यदि हम 1 की वैल्यू 3 वर्ष है तो यदि हम इस वाले अनुपात में रखते तो 2 की वैल्यू आती कितनी हमारी 6, और ये 6 जो है ये 6 वर्ष पहले की थी। तो वर्तमान कितनी होगी, तो हमें इसमें 6 जोड़ना पड़ता तो भी कितनी आती 12 वर्ष यहाँ से आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें लिखा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले तो एक स्वर है और ठीक बाद भी क्या है एक स्वर है। तो हमें ऐसा व्यंजन ढूंढना है उससे पहले भी स्वर हो और बाद में भी क्या हो स्वर हो। और स्वर कौन होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे क्या होते हैं स्वर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा व्यंजन ढूंढना है कि पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर। तो यहाँ पर देखिए टी से पहले तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर देखिए वाई है, वाई से पहले क्या कोई स्वर है क्या, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद में देखिए ए तो स्वर होता है। उसके बाद में देखो एन, तो क्या एन से पहले कोई स्वर है, तो बिल्कुल है, और एन के बाद में भी कोई स्वर है तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर तो हमारा ये हो गया। अगला देखिए सी, तो सी व्यंजन होता है, तो क्या इससे पहले कोई स्वर है, तो बिल्कुल है। क्या इसके बाद में स्वर है, नहीं है। उसके बाद में देखिए एम से पहले क्या है सी, जो कि एक व्यंजन है। के से पहले एम, जो कि क्या है एक व्यंजन है। ई क्या होता है स्वर होता है। उसके बाद में देखिए डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू से पहले कोई स्वर है, तो बिल्कुल है, और डब्ल्यू के बाद में भी क्या कोई स्वर है, बिल्कुल है। तो डब्ल्यू एक व्यंजन होता है, तो इससे पहले भी स्वर बाद में भी स्वर, तो दूसरा पेयर हमें यहाँ से मिलेगा। अगला देखिए एफ, तो एफ से पहले तो स्वर है लेकिन बाद में स्वर नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद में क्यू, क्यू से पहले भी एक स्वर और क्यू के बाद में भी क्या एक स्वर, तो तीसरा पेयर हमारा यहाँ से बनेगा। उसके बाद में देखिए पी व्यंजन होता है, तो इससे पहले तो स्वर है लेकिन बाद में नहीं है। उसके बाद में देखिए एन से पहले भी नहीं है, बी से पहले भी स्वर नहीं है।
ई तो खुद स्वर होता है तो इसको नहीं लेना। आगे देखो डी, तो डी से पहले स्वर है ई लेकिन बाद में नहीं है। उसके बाद में देखिए एच, एच एक व्यंजन है, उससे पहले क्या कोई स्वर है क्या? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में मिलेगा हमें कौन? के, तो देखिए के है, के से पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर, तो चौथा जो है वो मिलेगा हमें पेयर यहाँ से। उसके बाद में देखिए डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू से पहले कोई स्वर है? बिल्कुल है लेकिन बाद में नहीं है। यहाँ पर देखिए एस, एस से पहले क्या है? व्यंजन है, डी से पहले भी व्यंजन है। यहाँ पर देखिए एन, क्या एन से पहले कोई स्वर है? तो बिल्कुल है लेकिन बाद में नहीं है। यहाँ पर देखिए एम, एम से पहले क्या है? व्यंजन है। उसके बाद में ये डब्ल्यू, देखिए इस डब्ल्यू से पहले भी स्वर है और इसे बाद में भी स्वर है, तो मतलब पांचवा पेयर बनेगा यहाँ से। तो ऐसे टोटल कितने पेयर होंगे? 5 होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी श्रेणी लिखी है 3, 7, 13, 21 और 31। तो 3 से 7 बनेगा कैसे? 3 से 7 बनेगा जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे। ऐसे देखिए 7 से 13 का बनेगा जब हम इसमें 6 ऐड करेंगे। ऐसे ही 13 से 21 का बनेगा जब हम इसमें 8 ऐड करेंगे। और 21 से 31 का बनता है जब हम इसमें ऐड करते हैं कितना? 10। तो देखिए 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, मतलब आगे कितना जोड़ेंगे हम? 12 जोड़ेंगे और 31 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 43। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच होता है। नोट दिया हुआ है कि संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। यानी कि जैसे कोई संख्या 13 है तो हमें जो भी रूल अप्लाई करना है वो 13 पे ही करना है, इसके अलग अलग अंकों पे नहीं करना है कि एक पे कोई अलग रूल फॉलो हो रहा हो, 3 पे अलग कोई रूल फॉलो हो रहा हो, ऐसा नहीं करना है। हमें पूरी संख्या पे ही रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं, एक है 4, 25 और 6 का, दूसरा है 3, 28 और 9 का। तो इनमें हमें एक कॉमन रूल ढूंढना है, वही फिर देखना है कि कौन से ऑप्शन में जो है वो इस रूल को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 6 है, यहाँ पर 3 है, 9 है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 और 6 को गुणा करें तो 6 और 4 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। और यदि उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25। मतलब बाहर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके भी उसमें 1 जोड़ें तो बीच वाला नंबर मिल रहा है। तो देखो इसमें भी ऐसा होता है क्या? तो देखिए 3 और 9 को गुणा करें तो 9 और 3 को गुणा करें और उसमें यदि हम 1 ऐड कर दें तो कितना आएगा? 28। तो देखिए ये भी क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। तो यही काम हमें यहाँ पर करना है कि बाहर वाले और अंदर वाली संख्याओं को गुणा करना है और उसमें 1 ऐड करना है, तो क्या हमें वो मिलेगा वहाँ से? तो यहाँ पर देखिए 7 और 3 इसको गुणा करते हैं तो 21, और 21 में से यदि हम 1 माइनस करें, 7 गुणा 3, यदि इसमें हम गुणा करें किससे? 3 से, तो ये होगा 21, और उसमें यदि हम 1 ऐड करें तो देखिए कितना मिलेगा? यहाँ पर 22 हमें यहाँ से मिल जाएगा। और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें इस रूल को फॉलो किया गया है। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है 14 और ये है 4, तो 14 और 4 को गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 56, और उसमें 1 ऐड करें तो आएगा कितना? 57। लेकिन देखिए यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ पर लिखा है कितना? 55, मतलब ये क्या होगा? गलत होगा। ऐसे देखिए यदि हम इन दोनों को लें तो 12 को गुणा करेंगे किससे? 8 से, तो होगा 96, और उसमें 1 ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए? 97। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है? 96, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। यदि इसको देखें तो 3 और 6 को गुणा करें तो आना चाहिए कितना? 18, और उसमें 1 जोड़ दें तो आएगा कितना? 19। तो मतलब ये भी यहाँ पर सही नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से क्या हो? विभाज्य हो। तो देखिए 2 और 4 से विभाज्य होने का मतलब यह हुआ कि उस संख्या में 2 का भाग भी जाता हो और उन संख्याओं में 4 का भाग भी जाता हो। तो देखिए यहाँ पर 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यदि 4 का किसी संख्या में भाग चला गया तो 2 का तो अपने आप ही चला जाएगा। तो केवल हमें ये देखना है कि ऐसी 2 अंकों वाली संख्याएं जिसमें 4 का भाग जो है वो पूरा पूरा जाता हो। यदि 4 का भाग चला गया तो 2 का तो अपने आप ही चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 से 100 तक देखें, यदि हम 1 से 100 तक देखें तो यदि 100 में हम 4 का भाग लगाएं तो 1 से 100 तक टोटल कितनी संख्याएं? 25 संख्याएं हमें ऐसी मिलेंगी जो 4 से क्या होंगी? विभाजित होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने एक कंडीशन दी है कि संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 2 अंकों की होनी चाहिए। तो देखिए
1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक होंगे और इनमें कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाजित होंगी? तो देखिए एक तो 4 और एक 4 का डबल 8, तो 2 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी? एक अंक की होंगी, एक अंक की होंगी। उसके अलावा देखिए 10 से लेकर 99 तक सारी संख्याएं 2 अंकों की होगी, लेकिन जो 100 आएगा वो कितने अंक का होगा? वो 3 अंक का होगा। तो देखिए 100 में भी 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, मतलब एक तो 4, 8 और 100 ये इस रूल में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 100 में 3 अंक हैं और 4, 8 में एक एक अंक है, तो इनको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो टोटल 25 में से इन 3 संख्याओं को हमें माइनस करना होगा, तो ऐसे नंबर आएंगे कितने हमारे पास? 22। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 = 0 के मूलों का योग जो है वो कितना है? 9 है। जो योग है वो कितना है? 9 है। तो b का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा डिस्कस किया था कि यदि कोई हमारी इक्वेशन दे रखी है ax² + bx और + c = 0, तो इसके जो रूट होते हैं यदि अल्फा और बीटा हो तो उनका जो योग होता है वो होता है -b/a, जबकि जो इनका गुणा होता है वो बराबर होता है किसके? c/a के। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू तो हो जाएगी कितनी? 5 और b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कितनी? b की जगह हमें b ही दे रखा है और c की वैल्यू हो जाएगी कितनी यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर देखिए दोनों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a और a की जगह कितना है? 5 और ये बराबर दिया हुआ है किसके? 9 के। तो b का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? तो देखिए b बराबर हो जाएगा 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 और यहाँ पर साइन किसका लगा है? माइनस का। तो b की वैल्यू आ जाएगी -45। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x = 2 होने पर 5 + x, 2x + 7, 6x + 9 और y जो है वो समानुपात में है, तो y का मान हमें यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर देखिए x = 2 रखेंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 अनुपात। यहाँ पर यदि x की जगह 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11। तो ये समानुपात में होंगे किसके? 6x, x की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12 और 9 कितना होगा? 21 और अनुपात y। तो यहाँ से y का अनुपात हमें बताना है। तो यदि समानुपात में होता है तो बाहर वाली संख्याओं का जो गुणा होता है 7 गुणा y ये बराबर होता है जो बीच में संख्याएं होती हैं उनके गुणा के, तो 11 गुणा 21। तो यहाँ पर देखिए 7 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार? 3 बार और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 33। तो y का मान होगा 33। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें सीरीज दे रखी है 14, उसके बाद में 14, उसके बाद में 17, उसके बाद में है 85 और उसके बाद में है 92 और अगला अंक क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 14 और 14 कैसे मिल सकता है हमें? तो यदि हम 14 को 1 से गुणा कर दें, यदि हम 14 को 1 से गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? 14 मिलता है। और 14 से 17 कैसे मिलेगा? तो यदि हम 14 में 3 जोड़ दें, यदि हम 14 में 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 17 मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 17 से 85 कैसे मिलेगा? तो देखिए 17 को यदि हम 5 से गुणा करें, 17 को गुणा करें किससे? 5 से, तो क्या मिलेगा हमें? 85 मिलेगा। फिर 85 से 92 कैसे मिलेगा? तो यदि हम 85 में 7 जोड़ें तो क्या मिल जाएगा? 92। तो यहाँ पर देखो पहले हमने 1 से गुणा किया, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 से गुणा किया और फिर 7 जोड़ा, तो मतलब संख्याएं बढ़ती जा रही हैं 1, 3, 5, 7, तो आगे कितना आएगा? 9। उसके बाद में देखिए एक बार गुणा किया फिर जोड़ा, फिर गुणा किया फिर जोड़ा, तो अब क्या करेंगे हम? गुणा यहाँ पर करेंगे। तो बताओ 92 को यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो 92 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 को 9 से करेंगे 81 और 1 82, तो ये आएगा कितना? 828। तो इसका नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी 828। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं
यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए को सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को यूनिट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितनी यूनिट में काम कंप्लीट होगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं। एक है ए जो है ये काम करता है कितने दिनों में, ए काम करता है यदि अकेला काम करे तो 11 दिनों में काम को पूरा कर देगा। जबकि यदि उसी काम को बी के द्वारा यदि हम अकेले से करवाएं तो काम पूरा करके दे देगा वो कितने दिन में, 20 दिनों में। और ऐसे यदि सी के द्वारा अकेले से काम करवाएं तो सी उस काम को पूरा करने में अकेला टाइम लगा देता है कितना, 55 दिनों का। तो यहाँ पर टोटल वर्क कैसे मानते हैं, तो इन सभी का लेते हैं हम क्या, एलसीएम, और इन सभी का जो एलसीएम कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 220। इन सभी का एलसीएम हो जाएगा कितना, 220। 11, 20 और 55 सभी का एलसीएम 220। तो यहाँ पर देखिए इनकी कार्य क्षमता या जो कार्य कुशलता होती है, वर्क एफिशिएंसी होती है, उसका पता हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ए इन 220 यूनिट को पूरा करता है 11 दिनों में। तो बताओ एक दिन में कितना कर सकता है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 20। तो ए एक दिन में 20 यूनिट कंप्लीट करता है। ऐसे बी कितने करेगा, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 11 यूनिट। और ऐसे सी कितनी करेगा, तो 55 से डिवाइड करेंगे 220 को तो आएगा कितना, 4 यूनिट। मतलब सी एक दिन में 4 यूनिट कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ से देखिए पहले दिन काम होगा, ऐसे ही दूसरे दिन काम होगा, ऐसे ही तीसरे दिन काम होगा, ऐसे ही चौथे दिन काम होगा और ऐसे ही काम आगे करते रहेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी विषम दिन आता है उस दिन ए की सहायता करता है कौन, बी। मतलब पहले दिन काम करेंगे ए और बी दोनों मिल करके। ऐसे ही तीसरे दिन जो कि एक विषम दिन होगा, इस दिन भी काम करेंगे ए और बी। ऐसे ही 5वां दिन आएगा, उस दिन भी काम करेंगे ए और बी। जबकि दूसरे, चौथे, छठवें यानी जो भी सम संख्या वाले दिन होंगे उस दिन सी ए के साथ लगता है। मतलब ए और सी काम करेंगे दूसरे दिन। ऐसे ही चौथे दिन भी ए और सी काम करेंगे। ऐसे ही 6वां दिन आएगा, उस दिन भी ए और सी काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी यदि दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितने काम कर देंगे, तो 20 करेगा ए और बी करेगा 11। तो टोटल कितने हुए, 31। मतलब पहले दिन उस काम की 31 यूनिट कंप्लीट होंगी। ऐसे देखिए दूसरे दिन काम कौन करेगा, ए और सी। तो ए करता है 20 और सी करता है 4। तो दूसरे दिन 20 और 4 कितनी होंगी, 24 यूनिट कंप्लीट होंगी। ऐसे ही तीसरे दिन फिर ए और बी आएंगे तो ये 31 करेंगे। ऐसे ही अगले दिन फिर ए और सी आएंगे तो वो कितने करेंगे, 24 यहाँ से करेंगे। तो यदि देखिए 2 दिन का काम देखें तो 31 + 24 कितना हुआ, 55 यूनिट काम हुआ। ऐसे देखिए तीसरे और चौथे दिन 2 दिन का मिला के करें तो 55 यूनिट काम पूरा होगा। ऐसे यदि हम अगले 5वें और 6वें दिन के देखेंगे तो भी 55 यूनिट कंप्लीट होगा। मतलब 2 दिन का यदि हम पेयर बनाएं, 2 दिन का पेयर बनाएं तो 2 दिन में काम पूरा होता है कितना, 55 दिन। तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क है 220। तो देखिए आप 55 दिन के कितने पेयर यहाँ पर बनेंगे। तो यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 55 से, इसको डिवाइड करेंगे 55 से, तो कितने पेयर बनेंगे 55 के, 4 पेयर यहाँ से बनेंगे। और एक पेयर जो है वो एक पेयर कितने दिन का है, 2 दिनों का है। मतलब एक पेयर बराबर है कितने दिनों का, 2 दिनों का, क्योंकि 55 यूनिट काम होता है 2 दिनों में। मतलब एक पेयर जो है वो 2 दिनों के बराबर है। तो 4 को गुणा कर देंगे हम 2 से तो काम पूरा होगा कितने दिनों में, 8 दिनों में जो है वो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च कर दी। उसने स्कूटर को रुपये 2200 के लाभ पर बेच दिया। मतलब स्कूटर को बेचने पर उसे 2200 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यदि उसे 20% का लाभ हुआ हो तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया था। तो मान लो कि उसने जो स्कूटर है वो कितने में ख़रीदा था, 100 में ख़रीदा था। कितने में ख़रीदा था, 100 में। ये मान ली हमने उसकी कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या किया कि इसकी मरम्मत पर जो भी क्रय मूल्य था उसका 10% के बराबर राशि खर्च कर दी। तो क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना है, तो इसकी जो मरम्मत है, इस मरम्मत पर उसने खर्च कितना किया, 10%। तो बताओ 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। तो मतलब 110 रुपये जो है वो हो गया है उसका अब लागत मूल्य।
कितना हो गया है, लागत मूल्य 110, क्योंकि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस थी उसकी और इसका 10%, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो इसमें 10 और जोड़ देंगे तो मतलब 110 रुपये हो गया लागत मूल्य। तो अब जो भी लाभ या हानि होगी वो इस मूल्य पर देखी जाएगी, क्योंकि उसको टोटल स्कूटर जो है वो कितने में पड़ा है, 110 में पड़ा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेच दिया और उसे लाभ हुआ कितना, 20% का। तो बताओ जब 20% का लाभ होगा तो 110 रुपये की चीज़ को यदि आप 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो, 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो, तो बताओ कितने में बेचोगे। तो 110 का निकालेंगे हम 20% के प्रॉफिट पर, मतलब 20% ज़्यादा में, मतलब 120% में बेचेंगे। परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे में लगाएंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आएगा कितना यहाँ से 132, कितना आ जाएगा 132। तो बताओ स्कूटर कितने में पड़ा था, 110 में पड़ा था और बेच कितने में दिया, 132 में। तो कोई बता सकता है कि लाभ कितने का होगा। तो यहाँ से जो लाभ है वो हुआ हमें कितना, 22 का। कितने का हुआ, 22 यूनिट का। जबकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने का लाभ होता है, तो 2200 रुपये का हमें यहाँ पर लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 22 यूनिट जो हैं, ये 22 यूनिट जो हैं ये बराबर होंगी किसके, 2200 रुपये के। 22 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 2200 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर होगी किसके, 100 रुपये के। 1 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, 100 रुपये के। तो यहाँ पर देखिए यदि क्रय मूल्य पूछा होता तो 1 यूनिट 100 रुपये के बराबर है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगी, 100 से गुणा कर देंगे तो 10,000 रुपये के। लेकिन हमसे पूछा है कि उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, तो क्रय मूल्य का 10% किया था, तो क्रय मूल्य 10,000 है, तो इस 10,000 का 10% हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 1,000 रुपये। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या 8, 3, 2, 5, 2, 7, 6, 9 के प्रत्येक विषम अंक में से हमने 2 घटाना है और प्रत्येक सम अंक में हमें 1 जोड़ना है, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक जो हैं वो 1 से अधिक बार आएंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या है 8, 3, 2, 5, 2, 7, 6, 9। तो इसमें देखिए जो भी विषम अंक आएगा उसमें से हम 2 घटाएंगे और जो भी सम अंक आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 8 क्या है, सम है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9। उसके बाद में 3 विषम है, विषम में हम 2 घटाएंगे और 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1। ऐसे देखिए 2 सम है तो इसमें 1 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा कितना, 3। ऐसे देखिए आगे फिर 5 है तो 5 विषम है, विषम में से हमें 2 घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये 3। उसके बाद में देखिए अगली संख्या 2 है और 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3। फिर 7 है, 7 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद में देखिए 6 है, 1 जोड़ेंगे तो 7 और फिर 9 विषम है, उसमें से हम 2 घटाएंगे तो वो भी कितना होगा, 7। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्रकार बनी गई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 3 है ये भी 1 से अधिक बार आ रहा है, 3 है वो भी 1 से अधिक बार आ रहा है और 7 भी 1 से अधिक बार आ रहा है। तो 2 अंक ऐसे होंगे जो 1 से ज़्यादा बार आएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताइए कि कौन से निष्कर्ष जो है वो तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ गुलनार पिंटूनिया है। तो देखिए कुछ गुलनार जो है वो पिंटूनिया है, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये तो हो गए हमारे क्या, गुलनार, और कुछ गुलनार पिंटूनिया है, तो मतलब इनका कुछ हिस्सा आपस में क्या होगा, कॉमन होगा, और ये हो गया हमारा पिंटूनिया। उसके बाद में देखिए बोल रहा है कि सभी पिंटूनिया हैं वो सूरजमुखी हैं। तो सभी पिंटूनिया सूरजमुखी हैं, तो सारे के सारे पिंटूनिया जो हैं वो सूरजमुखी के क्या आएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा कौन, ये हो गया हमारा सूरजमुखी। उसके बाद में बोल रहा है कि कुछ सूरजमुखी जो है वो गुलनार नहीं है। तो कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, तो देखिए केवल गुलनार का इतना हिस्सा ही बीच में कॉमन है, तो ये बाहर के जो गुलनार हो जाएंगे वो सूरजमुखी नहीं होंगे। मतलब ये वाला कथन भी इसी के अंदर आ गया है। अब देखिए निष्कर्ष हमें निकालना है, तो इसमें है कि कुछ सूरजमुखी गुलनार हैं। तो देखिए कुछ सूरजमुखी गुलनार हैं, तो इतना जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा, ये जो है
ये आपस में कॉमन है किसका, गुलनार और सूरजमुखी का। तो यही बोल रहा है कि कुछ गुलनार सूरजमुखी हैं, तो ये वाला कथन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, सभी गुलनार सूरजमुखी हैं। तो देखिए सारे के सारे गुलनार यदि सूरजमुखी होते तो ये वाला डायग्राम पूरा का पूरा कहाँ आता, अंदर आता। लेकिन देखिए इतना हिस्सा बाहर है, तो मतलब ये वाला जो एरिया है वो कॉमन नहीं है, ये सूरजमुखी के अंदर नहीं आता है, तो सभी गुलनार सूरजमुखी नहीं होंगे। उसके बाद में बोल रहा है कि सभी पिंटूनिया गुलनार हैं। तो देखिए ये गुलनार और ये है पिंटूनिया, तो इन दोनों के बीच में केवल इतना हिस्सा ही क्या है, कॉमन है, जबकि बाहर का हिस्सा आपस में एक दूसरे से क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि सभी पिंटूनिया गुलनार होते तो सारा जो ये पी वाला डायग्राम है ये पूरा का पूरा किस में आना चाहिए था, जी में आना चाहिए था। तो ये भी क्या है, गलत है। अगला है कि कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है। तो देखिए इतना हिस्सा जो होगा ये सूरजमुखी और गुलनार का क्या है, आपस में बीच में कॉमन है, और कॉमन है तो इसका मतलब कुछ सूरजमुखी जो होंगे वो क्या होंगे, गुलनार होंगे, जबकि ये बोल रहा है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक क्या करता है, पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि WXYZ A B और C में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है। C को A के ठीक बाद शादी में शामिल होना है। तो देखिए यदि मान लो A यहाँ पर शादी में शामिल हो रहा है, तो जो C है वो A के ठीक बाद शादी में शामिल हो रहा है, तो A के ठीक बाद जो है वो कौन शामिल हो रहा है, C शामिल हो रहा है। उसके बाद में बोल रहा है कि Y को B, Y जो है उसको B और W से पहले शादी के किसी दिन शादी में शामिल होना है। तो अभी ये इनसे लिंक नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ देंगे। अगला है कि केवल Z जो है, Z को A से पहले शादी में शामिल होना है। केवल जो Z है उसको A से पहले शादी में शामिल होना है, तो A से पहले कौन आ जाएगा, यहाँ पर Z आ जाएगा, और इससे ऊपर कोई नहीं आएगा। तो केवल Z को जो है वो A से पहले शादी में शामिल होना है और सोमवार से शुरू करना है, तो इससे ऊपर और कोई नहीं आएगा। तो मतलब हमें ये भी पता चल गया कि जो Z है वो शादी में शामिल होता है कौन से दिन, सोमवार को। ए हो जाएगा कौन से दिन, मंगलवार को, और ऐसे C हो जाएगा कौन से दिन, बुधवार को, क्योंकि ए से पहले केवल Z ही जाता है, मतलब इनसे पहले और कोई नहीं होगा। उसके बाद में देखिए अगला है कि X को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है। तो देखिए बुधवार के बाद में आएगा गुरुवार, और गुरुवार के बाद में कौन आएगा, शुक्रवार। तो यहाँ पर X कौन से दिन शामिल हो रहा है, तो वो शुक्रवार को शामिल हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कौन, X। उसके बाद में देखिए B को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है। तो शुक्रवार के बाद में आएगा कौन, शनिवार, और शनिवार के बाद में आएगा कौन, रविवार। तो जो B है वो रविवार को शादी में शामिल नहीं होता है। अब देखिए हमने जो ऊपर लाइन छोड़ी थी उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो Y है उसको B और W से पहले के किसी दिन शादी में शामिल होना है। किसको, Y को। तो B और W से पहले होना है। तो यहाँ पर देखिए जो B है वो रविवार को नहीं हो सकता, मतलब हमें B को शनिवार को बैठाना पड़ेगा, और इस दिन कौन आ जाएगा, W आ जाएगा, और फिर Y जो है वो इन दोनों से पहले शादी में शामिल हो जाएगा, मतलब Y आएगा कौन से दिन, गुरुवार को। तो ये पूछा है कि Y को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है, तो गुरुवार को होना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला है कि दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दें और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दें, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। तो यहाँ पर देखिए स्वर को व्यंजन बनाना है और व्यंजन को क्या बनाना है, स्वर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लो कि L है, L एक व्यंजन है, तो मान लो मैंने इसको स्वर बना दिया A। ऐसे देखिए जो S है ये भी एक व्यंजन है, तो इसको भी हम स्वर बना देंगे A। ई भी क्या है, एक स्वर होता है, तो इसको कोई व्यंजन बना देता हूँ, जैसे कि व्यंजन बी व्यंजन होता है, तो मैंने इसको बी बना दिया। तो यहाँ पर देखिए बी क्या है, एक व्यंजन है, तो इसको हम स्वर बना देंगे, तो मान लो ए लिख दिया। यू एक स्वर होता है, तो इसको व्यंजन मान लो कि मैंने बी बना दिया।
उसके बाद में डब्ल्यू एक व्यंजन होता है तो इसको स्वर बना देंगे, आई क्या होता है, स्वर होता है तो इसको व्यंजन बना देंगे, ई स्वर होता है तो इसको क्या बना देंगे हम, व्यंजन बना देंगे, तो हम लिख देंगे इसकी जगह बी। एम एक व्यंजन होता है तो इसको स्वर बना देंगे। ऐसे ही देखिए ओ क्या होता है, ये एक स्वर होता है तो व्यंजन बना देंगे इसको। ऐसे ही देखिए यहाँ पर बी है तो ये व्यंजन होता है, इसको स्वर बना दो ए। ऐसे ही एच है, ये क्या व्यंजन होता है तो इसको क्या बना दो, स्वर बना दो, और स्वर मैंने मान लो ए बना दिया। ए है, ये एक स्वर है तो इसको व्यंजन बना देंगे। ऐसे ही एल जो है व्यंजन होता है तो इसको स्वर बना देंगे, और ओ जो है ये क्या है, एक स्वर होता है तो इसको बना देंगे हम व्यंजन। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। तो यहाँ पर देखिए एक व्यंजन कौन है, यहाँ पर देखिए बी क्या होगा, एक व्यंजन होगा, और इसके ठीक बाद यदि आप देखोगे तो क्या है, एक प्रतीक है। बी के ठीक बाद क्या रहा है, एक प्रतीक आ रहा है, मतलब एक पेड़ हमें यहाँ से मिलेगा। उसके बाद में अगला व्यंजन मिलेगा हमें यहाँ, तो देखिए इसके भी ठीक बाद में क्या है, एक प्रतीक है, तो दूसरा पेड़ मिलेगा यहाँ। उसके बाद में देखिए ये भी क्या है, एक व्यंजन है, तो इसके ठीक बाद क्या है, एक प्रतीक है, तो मतलब तीसरा पेड़ बनेगा यहाँ। उसके बाद में देखिए अगला ये होगा, इसके बाद में प्रतीक नहीं है। उसके बाद में अगला व्यंजन ये है तो इसके ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो मतलब यहाँ से चौथा पेड़ मिलेगा। उसके बाद में देखिए अगला व्यंजन आएगा यहाँ, तो इसके ठीक बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, एक व्यंजन है, सॉरी प्रतीक है, तो पांचवा पेड़ बनेगा यहाँ से। तो टोटल ऐसे कितने पेड़ होंगे, 5 पेड़ होंगे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए, 4 मित्रों रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की है। तो देखिए यहाँ पर ये है राम सिंह, और इस राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की किसने, रामनिवास ने। किसने प्राप्त की है, रामनिवास ने। ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की है। तो देखिए अभी हमें ये नहीं पता कि रमन और रमेश हैं और रामनिवास से पहले आएंगे या इनके बाद में आएंगे, तो इस वाली लाइन को एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद में किसने कहा कि रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की। तो रामनिवास ने डिग्री प्राप्त की कौन से महीने में, सितंबर में। तो बताओ राम सिंह कौन से महीने में हो जाएगा, अक्टूबर में, क्योंकि इसके बाद में है। उसके बाद में देखिए रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है, तो मतलब रमन जो है रामनिवास से ऊपर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये कहाँ आएंगे, इनके नीचे ही आएंगे। अब कौन कहाँ पर होगा, इसके लिए एक लाइन हमने ऊपर छोड़ी थी तो उसको देखी पड़ी है अब आप यहाँ पर। तो ये तो पता चल गया कि रामनिवास से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि रमन ने रामनिवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की है, तो बाद में किए, इसका मतलब ये नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन कहाँ पर आएगा, तो उसके लिए ये इस लाइन का यूज करेंगे, रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की है। तो रमेश के बाद में रमन ने की है, तो मतलब पहले रमेश करेगा और उसके बाद में करेगा कौन, रमन। तो बताओ अक्टूबर के बाद में कौन आएगा, सितंबर, अक्टूबर, और बाद में आएगा कौन, नवंबर, और उसके बाद में आएगा कौन, दिसंबर। तो बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की। तो देखिए रमेश ने कौन से महीने में की है, नवंबर के महीने में की है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और गुणा के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तथा भाग और प्लस के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और उसके बाद में है भाग, तो भाग और प्लस को आपस में बदलना है, तो भाग की जगह हम लिख देंगे क्या, प्लस, और उसके बाद में है 16, और देखिए गुणा की जगह लिखना है हमें माइनस का 4, और भाग की जगह लिखना है हमें क्या, प्लस का 9, और माइनस की जगह लिखना है हमें क्या, गुणा 8, और प्लस की जगह लिखना है हमें क्या, भाग 2, और गुणा की जगह लिखना है हमें क्या, माइनस का 7। तो बस इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो गुणा और भाग होता है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4, और 4 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 36। तो देखिए अब कितना हो जाएगा ये, 16 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, और 22 में से 4 जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 16 6 22, 22 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 18, और फिर ये प्लस का कितना है 36,
और फिर यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस करना है हमें कितना 7, क्योंकि इस पूरे को सोल्व करने पे हमें कितना मिला है, इतने को हमें सोल्व करने पे मिला है कितना 36। तो यहाँ पर देखिए 18 और 36 कितना होता है 54 होता है, उसमें से माइनस का 7 करेंगे तो आ जाएगा कितना 47। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो अगला है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए जो राम है इसकी आयु है कितनी 55 वर्ष, जबकि जो सोम है इसकी आयु है फिलहाल कितनी 25 वर्ष। तो देखिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु जो है सोम की आयु की क्या थी 3 गुनी थी। तो यदि देखिए हम 7 वर्ष पहले की बात करें तो 7 वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो 7 वर्ष पहले बताओ 55 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 48, और ये 7 वर्ष पहले कितना था तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 18। तो क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। यदि हम 15 वर्ष पहले की बात करें, यदि 15 वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो बताओ 55 में से 15 माइनस करेंगे, 55 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 40 का, और ये हो जाएगा जब 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 का। तो बताओ क्या ये इसका 3 गुना है, तो नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, यदि हम 10 वर्ष पहले की बात करें, यदि हम 10 वर्ष पहले की बात करें तो बताओ 55 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 45, और 25 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 15। तो देखिए 10 वर्ष पहले ये 15 का था, ये 45 का, तो क्या ये इसका 3 गुना है, तो बिल्कुल है। मतलब 10 वर्ष पहले जो है वो राम सोम की आयु का क्या था 3 गुना था। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो अगला है कि निम्नलिखित ग्राफ में तालिका 5 अलग अलग विषयों अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाते हैं। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो केवल हमें लड़कियों का देखना है, तो देखिए लड़कियों वाली लाइन पे ही हमें फोकस करना है। और कौन कौन से सब्जेक्ट का, तो एक तो भौतिक विज्ञान का, तो भौतिक विज्ञान में बताओ लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हुई हैं। तो भौतिक विज्ञान में लड़कियों की संख्या है कितनी 135 अनुपात। उसके बाद में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में देखिए कितने हैं 195 लड़कियां, तो अनुपात 195। और इसका अनुपात निकालना है जीव विज्ञान बायोलॉजी में कितनी है 165, तो हो जाएगा 165। बस इसको सोल्व करना है। तो आप यहाँ पर देखिए यदि हम 15 से कैंसिल आउट करें तो 15 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 9 बार। इसको 15 से करेंगे तो 15 एकम 15, 4 बचेंगे और 15 तिये 45। और इसको यदि हम 15 से कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो जाएगा 15 एकम 15 और फिर 1 बचेगा और फिर 15 एकम 15, तो ये हो जाएगा 9:13:11। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18.5 सेंटीमीटर गुणा 12.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाता है। तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो सरफेस एरिया होता है घनाभ का जो सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है किसके 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, लेंथ इंटू उसकी बिड्थ प्लस बिड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा लंबाई है इसकी कितनी 18.5 और चौड़ाई हो जाएगी कितनी 12.5। ऐसे ही देखिए चौड़ाई जो है 12.5 और ऊंचाई है कितनी 10 और प्लस ऊंचाई है कितनी 10 और गुणा लंबाई है इसकी 18.5। बस इसको सोल्व करना है। तो जितना ये एरिया आएगा उसी भाग पर हमें क्या करना है उसका पेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 गुणा 18.5 को 12.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 231.25 और प्लस ये हो जाएगा 125 और प्लस ये हो जाएगा 185। तो देखिए इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आएगा 2 और गुणा में आएगा कितना 541.25। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1082.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पे जो है वो हमें यहाँ पर पेंट करना होगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 मित्र ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वर्गाकार मेज है, तो हम एक वर्गाकार मेज यहाँ पर बना लेते हैं और ये सभी जो हैं ये केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हमने एक वर्गाकार मेज यहाँ पर बना ली है और ये होता है इसका सेंटर। तो सभी का जो मुंह है वो सेंटर की तरफ है। उनमें से 4 मित्र मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं। तो जो 4 मित्र हैं वो मेज के कोनों पे बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मित्र मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। यहाँ पर है कि A और B ये दोनों हैं वो सम्मुख कोनों पर बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने के कोनों पर बैठे हुए हैं। कौन? A और C। उसके बाद में देखिए F और D सम्मुख कोनों पे बैठे हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया कि A और C ये भी आमने सामने के कोनों पे बैठे हैं और F और D ये भी समूह कोनों पर बैठे हैं। उसके बाद में है कि केवल G जो है वो A और F के बीच में बैठा है। तो जो G है वो A और F के बीच में बैठा है और केवल B जो है वो A और D के मध्य बैठा है। उसके बाद में है कि H जो है वो C के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो जो H है वो C के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो यहाँ पर देखिए हमें C की पोजीशन पता चल गई है और C कहाँ बैठता है। तो यहाँ पर देखिए जो A और C होते हैं ये दोनों सम्मुख कोनों पे बैठे हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इस कोने पे C को बैठा दूँ, इस कोने पे यदि हम C को बैठाएं तो इस कोने पे कौन बैठेगा? A बैठेगा। इस कोने पे कौन बैठेगा? A बैठेगा, क्योंकि A और C दोनों समूह कोनों पे बैठे हैं। उसके बाद में देखिए इस वाली लाइन से हमें पता चलेगा कि जो H है वो C के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर देखिए जो H होगा वो इस C के बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर इधर होगा C का। यहाँ पर बैठा है कौन? H यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद में देखिए G जो है वो F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो जो G है वो F के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और जो E है वो H के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखिए जो H के दाएं, तो ये H है तो इसका दायां दूसरा स्थान कौन सा होगा? पहला ये और दूसरा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कौन बैठा है? E बैठा हुआ है ईच के दाएं दूसरे स्थान पर। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि D जो है वो C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो जो D है वो C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो C ये है, इसका बाईं ओर दूसरा स्थान कौन सा होगा? ये पहला और ये हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर हो जाएगा जो D C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। उसके बाद में है कि D जो है वो E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए D जो है ये E हो गया, E का बाईं तरफ इस तरफ होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहला, ये दूसरा और तीसरे स्थान पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए D के ठीक सामने कौन बैठा होगा? तो यहाँ पर हमने देखा था पहले कि A और C दोनों समूह कोनों पे हैं, तो A और C समूह कोनों पे हो गए। उसके अलावा F और D समूह कोनों पे हैं। तो इस वाले कोने पे D आ गया, तो इस वाले कोने पे कौन आएगा हमारे पास? इस वाले कोने पे बैठेगा F। अब दो और रह गए, एक को हमें यहाँ बैठाना है और एक को हमें यहाँ बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें बोला गया था कि जो केवल G है, G जो है वो A और F के बीच में है। तो G कहाँ आएगा? A और F के बीच में। तो ये A है, ये F है, इन दोनों के बीच में आएगा कौन? G। इसके अलावा देखिए एक बंदा और रह गया है, वो कौन है? हमारा B है। तो B को बैठा देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो देखिए ये हो गया B और इसके बाईं ओर दूसरा स्थान, तो ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। तो कौन बैठा हुआ है? G बैठा हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में TRY को 63 लिखा जाता है और NOT को 49 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DUG को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पहला है T, R और Y। तो T का नंबर होता है 20, R का नंबर होता है 18 और Y का नंबर होता है 25। तो देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो 20 और 18 हो जाएंगे 38, 38 और 25 ये कितने हो जाएंगे? 63। मतलब इन सभी को क्या किया गया है? ऐड यहाँ पर किया गया है। ऐसे देखिए जो नोट है तो NOT, N का नंबर होता है 14, O का होता है 15 और
टी का होता है यहाँ पर 20। तो 14 और 15 हो जाएंगे 29 और 20 49, मतलब सभी को ऐड करके लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार इसके जो अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर होगा उसको ऐड करके हमें बताना है। तो डी आता है 4 नंबर पे, प्लस यू आता है 21 नंबर पे, और जी आता है 7वें नंबर पे। तो कितना हो जाएगा, 4 और 21 हो जाएंगे 25, 25 और 7 हो जाएंगे 32। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अमित के पुत्र का जन्म जो है वो 10 जनवरी 2012 को हुआ था, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 2012 जो है ये एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट हैं, इनमें यदि है 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो एक लीप वर्ष होता है। तो 2012 जो है वो क्या है, एक लीप वर्ष है। तो देखिए सप्ताह का दिन पता करने के लिए हमें महीनों का कोड पता होना चाहिए। तो दोनों वर्षों का बता देता हूँ। एक तो होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। तो देखिए सामान्य वर्ष कौन सा होता है, जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो, 365, जिसमें दिनों की संख्या क्या होती है, 365। तो इसके लिए महीनों का कोड होता है 144, 025, 036 और 146। इसको याद ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 144 जो है ये 12 का स्क्वायर, यहाँ पर 025 जो है वो 5 का स्क्वायर, और उसके बाद में 036 ये 6 का स्क्वायर, और 146 तो 12 का स्क्वायर 2 बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और प्लस का 2। ध्यान ये रखना है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन हमको 3 डिजिट यहाँ पर लिखना है, तो 025 लिखेंगे। ऐसे 6 का स्क्वायर में 36 होता है, तो उसको 036 लिखेंगे। तो ये 12 नंबर हो गए। तो पहला नंबर होगा जनवरी का, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, ऐसे ये पूरे 12 महीनों का कोड है। ये तो है सामान्य वर्ष के लिए। और लीप वर्ष के लिए क्या होता है, तो लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है कितनी, 366। तो इसमें शुरू के 2 महीने हैं, इनका कोड चेंज होता है। तो इनमें से हम एक एक माइनस कर देते हैं। तो देखिए जनवरी में से 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और फरवरी का कोड 4 होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। बाकी इसके आगे का कोड है वो क्या होता है, सेम होता है, केवल 2 महीनों का क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद में देखिए एक कोड हमें ध्यान रखना होता है किसका, शताब्दी का। किसका ध्यान रखना होता है, शताब्दी का। तो देखिए यदि 1900 वाली शताब्दी है, यदि 1900 वाली शताब्दी है तो इसका कोड होता है 0। यदि 2000 वाली शताब्दी का कोड देखें हम, तो हमें इसमें ऐड करना है कितना, प्लस का 6। और ऐसे यदि 2000 के बाद में शताब्दी आएगी कौन सी, 2100, इसका कोड हो जाएगा कितना, प्लस का 4। इसके बाद में शताब्दी आएगी 2200 वाली, उसका कोड कितना होता है, प्लस का 2। और उसके बाद में शताब्दी आएगी 2300, तो फिर से कोड हो जाएगा कितना, 0। तो ऐसे ही फिर अगली 2400 आएगी तो फिर 6 आ जाएगा, फिर 4, फिर 2, ऐसी सीरीज चलती जाएगी। यदि ऊपर की तरफ देखें तो देखिए 1800, तो 1800 वाली का होता है प्लस 2। यदि 1700 वाली का यदि हम देखें तो ये होता है प्लस 4। और यदि हम 1600 वाली का देखें तो ये होता है हमारा प्लस का 6। तो इस प्रकार ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस 2, प्लस 4, प्लस 6, फिर आ जाएगा 0, फिर प्लस 2, प्लस 4, प्लस 0, 6, ऐसी सीरीज चलती जाएगी। और ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस 6, प्लस 4, प्लस 2, 0, फिर प्लस 6, प्लस 4, प्लस 2 और फिर 0, इस प्रकार रिपीट होता रहेगा। तो ये तो था बेसिक नॉलेज इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें डेट दे रखी है 10 जनवरी 2012। तो देखिए सबसे पहले तो लिखनी है हमें जो डेट दी हुई है वो, तो डेट कितनी है हमारी 10। उसके बाद में देखिए महीना है जनवरी, तो इस जनवरी का कोड देखना है। तो 2012 क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में यहाँ पर देखिए जनवरी का महीना है और जनवरी के लिए हमें कोड कितना लेना है, 0। तो इसमें हम 0 ऐड करेंगे। उसके बाद में देखिए जो वर्ष दिया होता है उसकी सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट हमें लिखनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी हो गई, 12। उसके बाद में ये देखिए कि इस 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे मान लो कि यदि 14 होता तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 तिये 12, 3 ही बार जाएगा, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 12 है, 12 में भी 3 ही बार जाता है, तो 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, तो वो 3 लिखेंगे। इन सभी को क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। तो 10 और 12 हो गए कितने, 22 और 3 25।
इसके अलावा फिर हमें देखनी है शताब्दी। तो देखिए शताब्दी 2000 वाली है और 2000 वाली के लिए कोड कितना होता है, 2000 वाली शताब्दी के लिए कोड होता है 6 का। तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस का 6, तो ये आया कितना 31। अब इस 31 में हमें विषम दिन निकालने हैं, मतलब 7 का भाग लगाना है। तो देखिए 7 का भाग 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा और शेष कितना बचेगा 3। तो हमें सिर्फ शेष पे ध्यान देना है, मतलब ये विषम दिनों की संख्या हो गई। ये आ गया हमारा एक कोड। अब इस कोड का पता ये लगाना है कि यदि शेष आए हमारे पास 1 तो उस दिन हमारा होगा क्या, संडे। ऐसे ही यदि कोड आए 2 तो हो जाएगा हमारा मंडे। ऐसे ही 3 यदि आए तो कोड हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। ऐसे ही कोड यदि 4 आएगा तो हो जाएगा हमारा थर्सडे। और कोड यदि 5 आता है तो ऐसी स्थिति में आएगा हमारा फ्राइडे। और यदि कोड 6 आ जाता है, सॉरी मंडे के बाद में ट्यूसडे आएगा, तो 3 को यहाँ पर होगा ट्यूसडे। 4 कोड यदि आ जाए तो होगा हमारा वेडनेसडे। और यदि कोड 5 आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोड होगा क्या, थर्सडे। और यदि कोड 6 आ जाए तो ऐसी में होगा हमारा फ्राइडे। और यदि कोड 0 आ जाए यानी कि शेष यदि हमारा 0 बचता है तो ऐसी कंडीशन में होगा हमारा सैटरडे। तो ये ध्यान रखना है हमें कि शेष फल 1 बचेगा तो संडे, यदि 2 होगा तो मंडे, 3 होगा तो ट्यूसडे, 4 होगा तो वेडनेसडे, 5 होगा तो थर्सडे और 6 होगा तो फ्राइडे। और यदि शेषफल 0 बचेगा तो ऐसी कंडीशन में होगा सैटरडे। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है हमारे पास, 3 बचा हुआ है। और 3 यदि कोड है तो उस दिन क्या होगा, तो उस दिन होगा हमारा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर हमें भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ए का मान हो जाएगा कितना 14, तो √3/4 और ये हो जाएगा 14 × 14। तो देखिए 2 से 2 बार कैंसिल तो ये आएगा 7, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 7, तो ये आ जाएगा 49 √3। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ जो है वो 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम जो है वो 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए मान लो कि हमारे पास दो संख्याएं ए और बी हों, तो इनका जो गुणा होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या दे रखी है हमें 14 और दूसरी संख्या हमें बतानी है और इनका एलसीएम कितना है 434 और गुणा इनका एचसीएफ कितना है 7। तो यहाँ से बी का मान हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये 434 को कैंसिल आउट करेंगे तो बी का मान आ जाएगा कितना, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 संते 14। तो 217 जो है वो दूसरी संख्या होगी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में ₹100 की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो पुस्तक का मूल्य कितना था। तो यहाँ पर मान लो कि वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो यदि 100 होती, यदि कितनी होती 100 होती, और इसको यदि हम 14% की लॉस पर बेचते, यदि 14% के लॉस पे बेचते तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको बेचना होता कितने पर, 86 पर। कितने पे बेचना होता, 86 पर हमें क्या करना होता, बेचना होता। अब यदि मान लो कि उसे 6% का लाभ होना है, कितने % का लाभ होना है, 6% का। तो बताओ 6% का लाभ पाने के लिए इस 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमें 6% का क्या हो, प्रॉफिट हो, तो हमें कितने में बेचना होगा, तो हमें बेचना होगा इसको 106 में। तो देखिए 14% के लॉस में मतलब 86 में बेच रहे थे, 6% के प्रॉफिट पर यानी कि 106 में बेच रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य में वृद्धि कितनी की है, 100 रुपये की वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ से 86 से देखें 106, तो कितने की वृद्धि हुई है, 20 यूनिट की। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 100 रुपये की।
तो ये 20 यूनिट जो है ये बराबर होंगी 100 रुपये के, तो 1 यूनिट यहाँ से बराबर हो जाएगी कितने के, 5 रुपये के। हमें पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है और कॉस्ट प्राइस जो है हमने वस्तु की 100 मान रखी है। तो बताओ एक की वैल्यू यदि 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 500 रुपये। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 और गुणा आ गया, और गुणा को क्या लिखना है हमें, गुणा का अर्थ है क्या, प्लस, तो गुणा की जगह हमें लिखना है प्लस। तो 25 प्लस का हो गया 35। उसके बाद में आगे देखिए साइन किसका है, माइनस का, और क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, भाग, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो ये हो जाएगा भाग 5। और उसके बाद में देखिए ये क्या है, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो हमें यहाँ पर माइनस करना होगा किसको, 7 को। और उसके बाद में देखिए साइन आया किसका, भाग का, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो इसको गुणा करना है हमें किससे, 2 से। तो बस सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए पहले गुणा और भाग को सोल्व करते हैं। तो देखिए 35 में भाग देंगे किसका, 5 का, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। और ऐसे देखिए 7 को गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 14। तो बस अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखिए हो जाएगा 25 और इसमें जोड़ना है 7 को और माइनस करना है किसको, 14 को। तो 25 प्लस 7 हो गए 32, और 32 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 18। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो बताइए कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो देखिए ये हमें कथन दिया हुआ है और पहला ऑप्शन है कि n जो है ये बड़ा है किससे, t से। तो देखिए इस साइन का मुंह जिसकी तरफ खुलता है वो बड़ा होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि n बड़ा है किससे, t से। तो यहाँ पर देखिए n और t तक हम यदि पहुँचें तो n और t तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए जो t है वो s से बड़ा है, s से बड़ा कौन है, k, मतलब t k से भी बड़ा है, और k और n बड़ा क्या है, बराबर हैं। तो यदि t जो है वो बड़ा है किससे, k से, तो हम बोल सकते हैं कि t बड़ा होना चाहिए, क्योंकि k और n बराबर हैं तो t बड़ा होना चाहिए किससे, n से। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि n बड़ा है t से, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे देखिए p बड़ा है किससे, d से। तो यहाँ पर देखिए ये p है तो p t से भी बड़ा है, p s से भी बड़ा है और p k से भी बड़ा है। तो देखिए p बड़ा है किससे, k से। और फिर देखिए k और n क्या है, बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि p बड़ा होना चाहिए किससे, n से। अब लेकिन देखिए जो n है ये छोटा है किससे, d से, n छोटा है किससे, d से। तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो देखिए p बड़ा है किससे, n से, ठीक है, या हम यूँ बोल सकते हैं कि p बड़ा है d से और d बड़ा है किससे, n से। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। एक हो सकता है कि d p से भी बड़ा हो, तो एक कंडीशन हो सकती है कि जो d है ये बड़ा है p से और बड़ा है किससे, n से। तो यहाँ पर देखिए n p से भी छोटा है और d से भी छोटा है, ये तो हमें पता लग गया। यहाँ से हमें यही पता लग रहा है कि जो n है वो p से भी छोटा है और d से भी छोटा है, क्योंकि देखिए ये साइन इधर d की तरफ खुल रहा है, मतलब d बड़ा है और इधर p बड़ा है। अब p और d में नहीं पता कि p और d में से कौन बड़ा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि p जो है वो d से बड़ा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि d क्या हो, p से बड़ा हो, तो इसमें भी हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है। सॉरी। अगला देखिए g बड़ा है किससे, t से। तो यहाँ पर देखिए g जो है वो p से भी बड़ा है और किससे बड़ा है, t से भी बड़ा है। तो यहाँ पर ये हुआ कि g जो है वो बड़ा है किससे, t से। तो ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि P, Q, R और S, T एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, मतलब इनका मुँह है किसकी तरफ, ऊपर की ओर। उसके बाद में है कि S जो है वो P और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जो S है वो P और R के कहाँ हो गया, बीच में हो गया। उसके बाद में है कि जो R है वो S और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा है। और उसके बाद में है कि जो Q है वो R और T इन दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो इनमें से Q के ठीक बगल में कौन बैठे हैं ये हमें बताना है। तो पहला तो ये देखिए कि जो S है वो P और R के ठीक बगल में बैठा है। तो मान लो कि S को हम यहाँ पर बैठाएं, S को
जो S है वो P और R के दोनों के बगल में बैठा है, तो यदि हम S को यहाँ बैठाएं तो इसके एक तरफ तो होगा कौन P और एक तरफ होगा कौन R, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ P है या यहाँ R है। तो यहाँ पर P भी हो सकता है, R भी हो सकता है, यहाँ R भी हो सकता है और कौन हो सकता है P। तो यहाँ यदि P होगा तो यहाँ R होगा, यहाँ R होगा तो यहाँ कौन होगा P होगा, यहाँ कौन होगा P। समझ में आया? क्योंकि जो S है वो इन दोनों के ठीक बगल में बैठा है, मतलब बीच में बैठा है। तो इसका मतलब यदि यहाँ P होगा तो यहाँ कौन होगा R, और यदि यहाँ R होगा तो यहाँ कौन होगा P। अब ये नहीं पता कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, तो एक बार हमने दोनों को लिख लिया है। उसके बाद में अगली लाइन है कि जो R जो है वो S और Q दोनों के बगल में बैठा है। जो R है वो S और Q दोनों के कहाँ बैठा है, बगल में बैठा है। तो देखिए यदि हम R को बैठाएं तो S और Q के बगल में बैठा हो तो देखिए यहाँ पर या तो Q आएगा यहाँ पर और या Q आएगा यहाँ पर, क्योंकि यदि R यहाँ पर होगा तो Q लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, और यदि R यहाँ पर होगा तो Q लिखना पड़ेगा हमें यहाँ। ठीक है। उसके बाद में देखिए Q जो है वो R और T दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो जो Q है वो R और T दोनों के कहाँ बैठा है, बगल में बैठा है। तो देखिए Q यदि यहाँ बैठा होगा तो R तो ये है ही, यहाँ बैठाना होगा हमें किसको, T को। और यदि Q यहाँ बैठा होगा, Q यहाँ बैठा होगा तो हमें बैठाना होगा किसको, T को यहाँ पर। इसके बाद में हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा Q के ठीक बगल में बैठा है। तो कौन सा Q के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर देखिए Q के ठीक बगल में होंगे कौन, T और R। चाहे आप यहाँ से देख लो Q के ठीक बगल में कौन होंगे, या तो R होगा या कौन होगा, T होगा। तो दोनों ही कंडीशन में चाहे आप इस तरह बैठा हो चाहे इस तरह बैठा हो, Q के ठीक बगल में कौन होंगे, R और T होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें। बताएगी दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो देखिए कथन दे रखा है कि स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद स्मार्टफोनों और लैपटॉपों की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये कथन हमें दिया हुआ है। अब धारणा देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कूल में हमें कथन ये दिया है कि स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद में स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ी है, क्योंकि जो बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए उनको स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीदने पड़ रहे हैं। तो पहली धारणा जो है वो कथन में क्या है, निहित है। अगला है कि ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में हमें कथन में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि डेस्कटॉप कंप्यूटरों का यूज किया गया है, उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसका कथन में कोई जिक्र नहीं है, मतलब धारणा जो सेकंड है वो कथन में निहित नहीं है, तो केवल धारणा एक निहित है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि जो T है वो बड़ा है G से, और G से छोटा है E, और E से बड़ा है F, और F बराबर है B के, और B जो है वो छोटा या बराबर है किसके, Z के। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि F बराबर है Z के। तो यहाँ पर देखिए ये F हो गया और ये B है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि B जो है वो या तो बराबर है या छोटा है किससे, Z से, और F और B दोनों ही क्या है, बराबर है। तो हम B की जगह क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो F जो है वो या तो बराबर होगा या छोटा होगा किसके, Z के। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि F बराबर है किसके, Z के। तो ये हो गया गलत, क्योंकि F जो है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, Z के। तो पहला कथन तो क्या है, गलत है। उसके बाद में देखिए बोल रहा है कि E बड़ा है B से। तो यहाँ पर देखिए E बड़ा है किससे, F से। जो E है वो बड़ा है किसके, F के। और F और B ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम F की जगह क्या रख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो E बड़ा होगा B के। तो क्वेश्चन सही कह रहा है। तो कथन सेकंड जो है वो क्या है, सही है। तो केवल निष्कर्ष दो
क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में रेखा L और M के क्या हैं समांतर हैं। तो ये L है और ये रेखा M है, ये दोनों क्या हैं समांतर रेखाएं हैं। तो 2x प्लस वाई का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस कोण को यदि हम देखें, एक कोण हमारा ये हो गया और एक कोण हमारा ये हो गया, तो ये दोनों अंतः कोण होते हैं और इनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 105 ये बराबर होना चाहिए किसके 180 डिग्री के। तो मतलब x का मान आ गया यहाँ से कितना है 75 डिग्री। ऐसे यहाँ पर देखिए y है और ये क्या है 60 है। तो देखिए ये वाला कोण की इस कोण की यदि हम इन दोनों कोणों को देखें तो ये होते हैं सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, जो एक ही शीर्ष पे बने हो तो आमने सामने के जो दोनों कोण होते हैं ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यदि ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा। उसके बाद में देखिए ये कोण और ये वाला कोण ये दोनों अंतः कोण है, तो ये दोनों का योग होता है कितना 180। तो हम बोल सकते हैं y प्लस 60 डिग्री ये बराबर होगा किसके 180 डिग्री के। तो y बराबर आ जाएगा कितना 120 डिग्री। तो x का मान भी पता चल गया, y का भी चल गया और हमें वैल्यू बतानी है किसकी 2x प्लस वाई की। तो यहाँ पर 2 गुणा x का मान है 75 और y का मान है कितना 120। तो 2 को 75 से गुणा करेंगे तो 150 और 150 में यदि हम 120 ऐड करेंगे तो आएगा 270। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने रुपये 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला जो मिश्र धन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो साधारण ब्याज की दर है वो है कितनी 7.5%। और साधारण ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन का RT%। जितना भी मूलधन होता है उसका RT% जो है वो क्या होता है साधारण ब्याज होता है। तो RT% यदि हम निकालें तो 7.5% का मतलब हो गया 7 दूनी 14 और 1 15/2। तो ये तो हो गई हमारी रेट और गुणा समय कितना है 6 वर्ष। तो RT% यदि हम यहाँ से निकालें तो देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 45%। तो RT% हो गया 45%। तो यदि हमें ब्याज 45% मिल रहा है तो हमारा जो मिश्र धन है अमाउंट है मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 145%। देखिए एक तरीका तो ये है कि पहले आप ब्याज निकाल लो और ब्याज निकाल के उसको 75,000 में क्या कर दो आप ऐड कर दो। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि मूलधन होता है वो हमारा 100% होता है और उस पर हमें ब्याज RT% यानी कि 45% मिलेगा। तो मिश्र धन हो जाएगा हमारा 145%। किसका, मूलधन का। तो मूलधन है हमारा कितना 75,000। तो इस 75,000 का हम निकालेंगे 145%, तो हमें पता चल जाएगा हमारा मिश्र धन। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में आएगा ये 750 को गुणा करना है किससे 145 से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1,08,750 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x और y एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, और जिसमें से x जो है पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क की यूनिट्स बनाएंगे कि टोटल काम कितनी यूनिट का है। तो यहाँ पर देखिए एक है x जो है वो अकेला काम करे तो इसको टाइम लगता है 8 दिनों का, और ऐसे ही एक है y, यदि ये अकेला काम करता है तो इसको टाइम लगता है 12 दिनों का। तो सबसे पहले तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम होता है कितना 24। तो टोटल वर्क की यूनिट हमने डिवाइड कर दी कितनी है 24 है। तो x इन 24 यूनिट को कंप्लीट करता है 8 दिनों में, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करेगा। ऐसे ही y जो है ये इन 24 यूनिट को 12 दिनों में पूरा करता है, मतलब एक दिन में यूनिट कितनी कंप्लीट करता है 2। अब देखिए ये अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन काम कर रहा है हमारा कौन x, क्योंकि x ने काम की शुरुआत की है। तो पहले दिन काम करेगा x, उसके अगले दिन काम करेगा y, फिर आएगा x, फिर आएगा y, फिर आएगा x, फिर आएगा y। इस प्रकार से ये क्या करेंगे काम को करेंगे। तो पहले दिन देखिए x आएगा तो 3 यूनिट काम कर देगा,
अगले दिन आएगा y, तो कितने यूनिट काम कर देगा, 2 यूनिट काम कर देगा। फिर x आएगा, फिर y 2 करेगा। तो इस प्रकार से काम होता चला जाएगा। तो देखिए एक्स वाई का एक पेयर बनेगा, 3 2 3 2 ऐसे 3 2। तो ये 3 2 ये 2 दिनों का काम है। कितने दिनों का है, 2 दिनों का है। मतलब एक पेयर एक्स और वाई का एक पेयर बनाए तो वो आता है कितने दिन का, 2 दिन का। और देखिए 2 दिन में एक्स और वाई कितना काम करते हैं, तो एक्स करता है 3, वाई करता है 2, मतलब 2 दिन में काम हो रहे हैं कितने, 5। यानी कि एक पेयर में काम कितना हो रहा है, 5 यूनिट। एक पेयर में काम कितना हो रहा है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए इसके कितने पेयर बनेंगे, तो 24 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 24 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो यदि हम 24 को 5 से डिवाइड करें तो देखिए भाग पूरा पूरा कितनी बार जाता है। तो यदि हम 24 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 520, तो भाग जाएगा पूरा पूरा। हमें शेष नहीं देखना है, हमें सिर्फ भागफल देखना है कि पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार। तो मतलब इन दोनों के 5-5 यूनिट के कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर हमारे पास बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। और एक पेयर जो है वो कितने दिनों का है, 2 दिनों का है। एक पेयर जो है वो कितने दिनों का है, 2 दिनों का है। तो 4 पेयर कितने दिन के बराबर होंगे, 8 दिन के। कितने दिन के बराबर होंगे, 8 दिन के बराबर यहाँ से होंगे। उसके बाद में देखिए अगले दिन हमारे पास काम बच गया है कितना, क्योंकि टोटल 24 था, उसमें से 4 पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 5 चौक 20 काम हमारे पूरे हो चुके हैं। अब काम बचे हमारे पास कितने, 4। तो 4 काम हमारे पास क्या हो गए हैं, शेष हो गए हैं। तो अगले दिन काम करने कौन आएगा, अगले दिन काम करने आएगा x। और x एक दिन में कितने काम करता है, 3 दिन काम करता है। तो एक दिन और काम कर जाएगा और 3 काम इनमें से हो गए हैं। तो फिर काम बचा हमारे पास कितना, 1। फिर देखिए आगे इस एक काम को करने के लिए अगले दिन कौन आएगा, y। और y एक दिन में काम कितना करता है, तो y एक दिन में काम करता है 2। तो एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगाएगा, तो 1/2। तो टोटल देखो कितना हो गया, 8 और 1 9 और आधा दिन ये। तो टोटल 9 सही 1/2 दिन लगेंगे पूरे काम को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए हमें एक श्रृंखला दी गई है, उसके बाद में पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले क्या है, एक स्वर है। तो हमें प्रतीक ढूंढने हैं कि उनसे पहले स्वर होना चाहिए और बाद में क्या हो, व्यंजन। तो देखिए इस वाले प्रतीक से पहले यदि हम देखें तो क्या है, ये एक व्यंजन है। लेकिन हमें वो क्या पता करना है कि पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो मतलब ये वाले से तो कोई पेयर ऐसा बनेगा नहीं। ऐसे देखिए इस प्रतीक से पहले क्या कोई स्वर है, तो नहीं है। इस वाले प्रतीक से पहले कोई स्वर है, नहीं है। इस वाले प्रतीक से पहले कोई स्वर है, तो है, यू एक स्वर होता है। और बाद में एक व्यंजन होना चाहिए, तो देख लीजिए डब्ल्यू एक व्यंजन है। मतलब एक पेयर हमें मिलेगा यहाँ से। इसके बाद में देखिए क्या इस प्रतीक से पहले कोई स्वर है, क्या नहीं है। उसके बाद में इस वाले प्रतीक से पहले एक स्वर है और बाद में एक व्यंजन है, मतलब दूसरा पेयर बनेगा हमारा यहाँ से। उसके बाद में देखिए क्या इस वाले पेयर से पहले कोई स्वर है, क्या नहीं है। इस वाले प्रतीक से पहले तो प्रतीक ही है। इस वाले प्रतीक से पहले यानी इस साइन से पहले कोई यहाँ पर स्वर है, नहीं है। क्या इस वाले साइन से पहले कोई स्वर है, नहीं है। क्या इस वाले साइन से पहले कोई स्वर है, बिल्कुल है, ए। और बाद में क्या कोई व्यंजन है, तो बिल्कुल है। तो तीसरा पेयर बनेगा हमारा यहाँ से। उसके बाद में एक साइन और रह गया है, क्या इससे पहले कोई स्वर है, तो नहीं है। तो और आगे कोई स्वर जो साइन है वो है नहीं। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो 1 2 3 पेयर यहाँ से बनेंगे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटों की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी हमें यहाँ से बतानी है। तो देखिए जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है ये होती है कुल दूरी और बटे में आता है कुल समय। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है। तो पहली यात्रा तो उसकी थी कितनी, 80 किलोमीटर की, और वह आगे के 2 घंटों में
यात्रा करता है, तो हमने मान लिया कि आगे के 2 घंटों में मान लो उसकी जो दूरी है वो मान ली हमने d, और बटे में कुल समय कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले चला वो 3 घंटे और बाद में चला 2 घंटे, तो टोटल टाइम हो जाएगा 3 और 2 कितना 5। तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी स्पीड निकल के आती है, एवरेज स्पीड, वो आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये है उसकी एवरेज स्पीड। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, ये 5 गुना होगा 30 से तो हो जाएगा 150, तो d बराबर हो जाएगा 150, और उसमें से माइनस करना है फिर किसको, 80 को, तो यह आ जाएगा कितना 70 किलोमीटर। तो बाद के 2 घंटों में जो है उसने 70 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में जो कोण ए बी सी है ये बराबर है कोण ए बी डी के। तो देखिए ए बी सी, तो मतलब ये वाला जो कोण है ये बराबर है इस वाले कोण के, और बी सी बराबर बी डी है, मतलब ये वाली जो भुजा है ये बराबर है इस वाली भुजा के। तो त्रिभुज सी ए बी ये सर्वांग सम होगा कौन से, त्रिभुज के। तो यहाँ पर देखिए इनके जो शीर्ष हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस वाले त्रिभुज में भी ये बी पे बन रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी कहाँ बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो दोनों में जो बी की पोजीशन होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बी इसमें सबसे लास्ट में है, तो इसमें भी कहाँ होगा, सबके लास्ट में। उसके बाद में देखिए जो सी है, तो ये वाला कोण बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के, क्योंकि देखिए ये वाली भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब सी और इस डी इन दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। सी और डी की पोजीशन क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर देखिए सी शुरू में है, तो यहाँ पर डी भी क्या आएगा, शुरू में। उसके बाद में देखिए ई जो है ये वाला पॉइंट भी दोनों में क्या है, कॉमन है, और दोनों में कॉमन है तो मतलब जहाँ पर पहले वाले त्रिभुज में है वहीं दूसरे वाले त्रिभुज में आएगा, तो कहाँ पर आएगा, बीच में। तो त्रिभुज सी ए बी है ये सर्वांग सम होगा कौन से के, डी ए बी के। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक सीरीज दी है कि 8, 14 और फिर 12, 22। तो हमें बताना है कि 21 के साथ में कौन सा संबंध होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसका इससे है, और वही संबंध हमका इससे इसमें मिलेगा। तो देखिए कैसे हो सकता है ये, तो ये 8 है, ये 14 है, ये 12 है और 22 है। तो यहाँ पर हम यूँ देख सकते हैं कि 8 का 2 गुना कितना होता है, 8 को यदि हम 2 से गुना करेंगे आएगा 16, और उसमें से इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14। ऐसे देखिए 12 को यदि हम गुणा करें किससे, 2 से, तो होगा 24, और उसमें से माइनस कर दें 2 तो कितना हो जाएगा, 22। वही काम हमें यहाँ करना है कि 21 का डबल कितना होगा, 42, और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो आएगा कितना, 40। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से क्या है, 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष हो तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये अरुणा है और अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से क्या है, 8 वर्ष कम है। 8 वर्ष क्या है, कम है। तो मान लो कि अरुणा की जो आयु होगी वो हमने मान ली क्या, x वर्ष, और उसकी जो बहन है, जो छोटी बहन है, जो बहन है उसकी उम्र जो है वो अरुणा से क्या है, 8 वर्ष कम है। तो मतलब इसकी x है तो उसकी होगी x माइनस 8 वर्ष। अब हो रहा है कि यदि अरुणा की बहन की आयु क्या है, 18 वर्ष है। अरुणा की बहन की आयु क्या है, 18 वर्ष है। तो देखिए यह है अरुणा की बहन और इसकी आयु कितनी है, 18 वर्ष है। तो मतलब x माइनस 8 ये बराबर होगा 18 के। तो यहाँ से x बराबर आएगा कितना, 26 वर्ष। और हमसे यही पूछा है कि अरुणा की आयु बतानी है, मतलब अरुणा की आयु क्या है, x है। तो x की वैल्यू होगी यहाँ से कितनी, 26 वर्ष। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 गायकों वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए के संगीत कार्यक्रम एक ही महीने के जुलाई के अलग अलग दिनों अर्थात 12वें, 14वें, 16वें, 21वें, 25वें और 31वें दिन होने हैं। डब्ल्यू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है लेकिन 21वें दिन नहीं है। वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है। केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है। तो किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से दिन कार्यक्रम होने हैं। तो 12वें दिन, उसके बाद में 14वें दिन और उसके बाद में 16वें दिन, उसके बाद में है 21वें दिन और उसके बाद में है 25वां दिन और उसके बाद में है हमारा 31वां दिन। तो इस प्रकार से इन 6 डेट में सभी के कार्यक्रम होने हैं। उसके बाद में वी का हमें फिक्स दे रखा है कि वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? हमारा वी, कि वी का कार्यक्रम जो है वो 14वें दिन होना है। उसके बाद में हमें कहा है कि डब्ल्यू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है लेकिन 21वें दिन नहीं है। तो ये अभी फिक्स नहीं है, तो एक बार इस लाइन को हम क्या करते हैं यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद में बोल रहा है केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। तो ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत के कार्यक्रम के बाद है, तो मतलब दोनों सेकंड लास्ट होंगे। यदि यहाँ पर हम एक्स को बैठाते हैं तो इसके बाद में केवल ए का होगा, वो कौन से दिन? 31वें दिन, क्योंकि इसके बाद में और कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये हो गए दोनों सेकंड लास्ट। उसके बाद में देखिए हमने जो पहली जो एक लाइन छोड़ी थी उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। यहाँ पर है कि वाई का संगीत कार्यक्रम जो है वो वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है। तो वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से क्या हो गया? पहले हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आएगा हमारे पास कौन? वाई, क्योंकि वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है और इससे ऊपर कोई और दिन है नहीं, मतलब वो 12वें दिन ही होना है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने शुरू में कहा था कि डब्ल्यू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है। तो देखिए डब्ल्यू का एक्स से पहले है तो या तो 21वें दिन होगा या 16वें दिन होगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि 21वें दिन नहीं है। तो 21वें दिन नहीं है तो एक ही दिन और बचा है, कौन सा? 16। तो 16वें दिन हो गया किसका? डब्ल्यू का। तो देखिए एक बच गया है अभी भी, और वो कौन है? जेड। और जो जेड है वो आएगा फिर कौन से पे? 21वें पे। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन है। तो 21वें दिन देखिए किसका होगा? जेड का होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में PERCIOUS इसको लिखा जाता है KIV XRLFH, और ऐसे ही CLEAR को XOVZI लिखा जाता है। तो DIRTYING को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है PRECIOU और S। इसको हमने लिखा किसमें? KIVXRLF और H। तो यहाँ पर देखिए P का जो नंबर होता है, P का जो नंबर होता है वो होता है 16, R का नंबर होता है 18, E का नंबर होता है 5 और C का नंबर होता है 3। एक I है, I का नंबर होता है हमारा 9, O का नंबर होता है हमारा 15 और U का नंबर होता है हमारा 21 और S का नंबर होता है हमारा कितना? 19। तो यहाँ पर देखिए K का नंबर होता है 11 और I का नंबर होता है 9, V का नंबर होता है हमारा 22, X का नंबर होता है हमारा 24 और R का नंबर होता है हमारा 18, L का नंबर होता है 12, F का नंबर होता है 6 और H का नंबर होता है हमारा 8। तो यदि हम इन सभी को ऐड करें तो देखिए 16 और 11 कितना होता है? 27, 18 और 9 कितना होता है? 27, 5 और 22 कितना होता है? 27, 3 और 24 कितना होता है? 27, 9 और 18 कितना होता है? 27, 15 12 कितना होता है? 27, 21 6 होता है 27 और 19 और 8 भी कितना होता है? 27। मतलब इसके आपस में यदि जो अक्षर है उनको देखें तो उनके जो नंबर का टोटल है वो 27 आना चाहिए।
ऐसे देखिए सी का नंबर होता है हमारा 3 और एक्स का कितना होता है 24, तो 24 और 3 कितना होता है 27। ऐसे देखिए एल का नंबर 12 है, ओ का नंबर 15 है, तो 15 और 12 क्या होता है 27। तो मतलब उनके जो सेम पोजीशन वाले अक्षर जो हैं उनका जो नंबर है उनका टोटल 27 होना चाहिए। तो वही हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए डी का नंबर कितना होता है 4, डी का नंबर होता है 4, तो 27 बनाने के लिए 23 उसमें ऐड करना पड़ेगा और 23 नंबर पे कौन आता है डब्ल्यू, तो पहला अक्षर होगा डब्ल्यू। उसके बाद में है आई का नंबर होता है 9, तो उसमें 18 जोड़ेंगे और 18 पे कौन आता है आर। उसके बाद में देखिए आर का नंबर होता है 18, तो 27 बनाने के लिए 9 जोड़ेंगे और 9 पे कौन होता है आई, तो WRI। तो ऐसा देखिए एक ही शब्द मिला है अभी तक WRI और एक आगे और है, तो चलो एक अक्षर तक और देख लेते हैं। उसके बाद में है टी का होता है 20, तो 27 बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे कितना 7 और 7 नंबर पे कौन होता है 7 नंबर पे होता है हमारा जी, तो WRIG। तो WRIG केवल एक ही वर्ड है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप आगे और भी इस प्रकार से क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। आरेख में ए का मतलब शिक्षाविद है, ई का मतलब शिक्षक है, डी का मतलब महिलाएं हैं, बी का मतलब पुरुष है और सी का मतलब चिकित्सक है। तो निम्न भागों में दी गई संख्याओं उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो निम्न की कुल संख्याओं का योग हमें बताना है। तो 1 2 3 इनकी टोटल संख्या निकालनी है और उनका योग हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इनका कोड लिख लेते हैं। महिला का मतलब हो गया डी और शिक्षाविद का मतलब हो गया ए और शिक्षक का मतलब हो गया यहाँ पर ई। ऐसे देखिए शिक्षक का मतलब ई और यहाँ पर चिकित्सक का मतलब है कौन सी। और ऐसे देखिए पुरुष, तो पुरुष का मतलब हो गया कौन बी और शिक्षक का मतलब हो गया यहाँ पर शिक्षक है यहाँ पर कौन ई। और शिक्षाविद, तो शिक्षाविद कौन है यहाँ पर ए। तो अब आसानी होगी। तो वे महिला शिक्षाविद जो शिक्षक भी हैं, तो मतलब महिला भी है शिक्षाविद भी हैं और क्या है शिक्षक। तो DAE इन तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है डी, ये है ए और ये है ई, ये ए ई और डी, इन तीनों का जो कॉमन एरिया होगा और इन तीनों एरियो का जो कॉमन है वो कौन है हमारा यहाँ पर देखिए जो 19 है वो तीनों के अंदर आ रहा है। तो मतलब पहले का आंसर होगा 19। अगला है कि वे शिक्षक जो चिकित्सक भी हैं, तो ई और सी का कॉमन, तो ई और सी का कॉमन देखिए यहाँ पर कौन है 20 है। ई और सी का कॉमन कौन सा हो जाएगा 20, क्योंकि बी जो है जो 20 है वो ई में भी है और किस में है सी में भी है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन 20। उसके बाद में देखिए कि हमें वे पुरुष बताने हैं जो न तो शिक्षक हैं और न ही शिक्षाविद हैं। मतलब बी का वो हिस्सा जो ई और ए में नहीं आता है, जो ई और ए में नहीं आता है। तो बी का वो हिस्सा जो ना तो ई वाले सर्किल में आना चाहिए और ना ही जो है वो सी वाले सर्किल में आना चाहिए। तो ऐसा हिस्सा हो जाएगा बी का कौन सा 28। तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का ऐड करना है। तो 20 और 28 कितने हो जाएंगे 48 और 48 में 19 ऐड करेंगे तो आएगा 67। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 कथन और उसके बाद निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और बताएं कि कौन से निष्कर्ष जो है वो तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो बोल रहा है कि सभी झरने जो हैं वो क्या हैं नाले हैं, सभी झरने जो हैं वो क्या हैं नाले हैं। तो देखिए मैंने ये बना लिए सभी झरने और ये सारे के सारे जो झरने हैं, झरने को मैं जैसे लिख देता हूँ, सभी के सभी जो झरने हैं वो क्या है नाले हैं। तो सारे के सारे समा जाएंगे किसके अंदर नाले के अंदर और नाले को मैं एन से लिख रहा हूँ। उसके बाद में कि कुछ नाले जो हैं वो खाड़ियाँ हैं, कुछ नाले जो हैं वो क्या है खाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नाले जो हैं ये हो जाएंगे क्या हमारे खाड़ियाँ और खाड़ियाँ को मैं कैसे लिख रहा हूँ। उसके बाद में बोल रहा है कि कोई खाड़ी जो है वो नल नहीं है। तो खाड़ी और नल का कोई रिलेशन नहीं है, तो नल को हम बना देंगे कहाँ पर साइड में, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर किया नल, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखिए पहला निष्कर्ष है कि कुछ नल खाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या नल और खड़ में कोई संबंध है, तो बिल्कुल नहीं है। तो कोई
ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई खाड़ी नल नहीं है तो दोनों को हमें अलग अलग बनाना था। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कोई भी हिस्सा जो है वो कॉमन नहीं है, जबकि ये बोल रहा है कि कुछ नल खाड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल नहीं है, तो पहला गलत हो गया। अगला है कि कोई भी झरना जो है वो नल नहीं है। तो देखिए कोई भी झरना जो है वो नल नहीं है, इसका हम कोई पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खाड़ियों और नल में ही रिलेशन दिया था कि इनमें कोई कॉमन नहीं है। ये डायग्राम हमें खाड़ी वाले भाग से क्या करना है, अलग करना है, तो अलग हमने बना दिया। तो ये यूँ भी हो सकता था कि नल हम यूँ बना देते, या फिर नल को हम इस प्रकार से बनाते कि केवल वो नाले से कनेक्ट होता, झरने से ना होता, तो इस प्रकार से भी नल बन सकता था। तो ये बोल रहा है कि कोई झरना नल नहीं है। तो देखिए इस वाले डायग्राम से होगा क्या कि कोई झरना नल है, इससे होगा नहीं है, इससे होगा नहीं है, तो कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में कि कुछ नाले जो है वो क्या हैं, झरने हैं। तो देखिए सारे के सारे झरने जो हैं वो क्या हैं, नल हैं, तो इतना हिस्सा जो दोनों का कॉमन होगा उसमें कुछ नाले जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, झरने हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट होगा। तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष 3 पालन करेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर x गुना 4 की पावर 12 गुना 8 की पावर 3 और बराबर है 16 की पावर 11। तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यदि हमें पावर को कंपैरिजन करना है तो सभी का बेस सेम बनाना होगा। तो इन सभी का बेस बनाएंगे हम कितना, 2। तो ये है 2 की पावर x गुना 4 की पावर 12। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी, 12, और गुना 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है, 3, और बराबर देखिए 16 की पावर 11 है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर है 11। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x गुना, ये हो जाएगा 2 की पावर 24, 12 को 2 से गुना करेंगे तो, और गुना पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, गुणा होता है। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 44। तो यहाँ पर देखिए यदि सभी का बेस सेम है और उनको गुणा कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 24 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 33, और ये बराबर होगा किसके, 2 की पावर 44 के। तो यहाँ से देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो x प्लस 33 जो है, x प्लस 33 जो है ये बराबर होगा किसके, 44 के। तो x बराबर आएगा किसके, 11 के। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि x अपॉन वाई ये बराबर है 3/2 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी यदि समघात के हों, समघात का मतलब समान घातें, कि यहाँ पर देखिए x की पावर 2 y की पावर 2, नीचे भी x की पावर 2 y की पावर क्या है, 2 है। तो ऐसी कंडीशन में इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। या दूसरा तरीका होता है कि देखिए ऊपर भी वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे भी वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ऊपर बनेगा x अपॉन वाई का स्क्वायर और प्लस 1, और बटे में बनेगा x अपॉन वाई का स्क्वायर और माइनस का 1, क्योंकि वाई स्क्वायर कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से फिर x अपॉन वाई की वैल्यू हम यहाँ से लिख के सोल्व कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन क्या होगी, लेंथ ही होगी, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो यदि घातें समान हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सीधा मान रख देना है। तो यहाँ से देखिए x का मान 3, y का मान 2, तो x का 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4, और बटे में आएगा 9 माइनस 4, तो ऊपर हो गया 13 और बटे में हो जाएगा 5। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यूनकोण है और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर जो है ये बराबर है 1 माइनस कोस थीटा और बटे में है a, तो हमें हर एक का मान यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम पहले जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोट थीटा जो है वो बराबर होता है कोस थीटा, और अपॉन में आएगा साइन थीटा, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बटे में आएगा साइन थीटा और ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर हो गया 1 माइनस कोस थीटा और बटे में हो गया साइन थीटा,
और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और बटे में है साइन स्क्वायर थीटा, बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर, और बटे में जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है इसका मान होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में देखिए एक का स्क्वायर हम बोल सकते हैं इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, तो 1 प्लस कोस थीटा और इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए ऊपर स्क्वायर है तो एक बार इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो हो गया हमारा 1 माइनस का कोस थीटा और बटे में हो गया 1 प्लस का कोस थीटा। और देखिए ये बराबर किसके दे रखा था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है, ये बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बटे ए के, 1 माइनस कोस थीटा और बटे में ए के। तो देखिए यहाँ भी ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ भी ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है, तो नीचे हर भी बराबर होंगे, तो ए का मान बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस कोस थीटा के। तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला है कि दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से क्या है, संबंधित है। तो दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो यहाँ पर देखिए TORPEDO लिखा है और इसको हमने लिखा है DEOOPRT। तो देखिए ध्यान से देखने पे पता लग रहा है कि इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको अल्फ़ाबेट के जो सीक्वेंस होता है उसमें लिखा गया है। इनमें से देखिए जो सबसे पहले अक्षर आएगा कौन सा आएगा, डी आएगा। तो देखिए डी को सबसे पहले लिखा है, डी के बाद में कौन सा है, ई, तो ई को लिखा है, फिर ओ, उसके बाद में पी, उसके बाद में आर और उसके बाद में टी। यानी अल्फ़ाबेट में जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिखा है, बाद में आता है उसको बाद में लिखा है। ऐसे ही फ्लिकर में लिखा है। तो हमें ऑप्शन में भी देखना होगा कि जो पहले लिखा हुआ है इसके जो अल्फ़ाबेट हैं उनको हमें सीक्वेंस में लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, फिर सी, एल, आई। लेकिन देखिए यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एल से पहले कौन आता है, आई आता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखें तो देखिए सबसे पहले इनमें से कौन आएगा, ए आएगा, तो ए लिखा है, फिर ए के बाद में कौन आएगा, ई आएगा, तो देखिए ई लिखा हुआ है, ई के बाद में आई आएगा, उसके बाद में एन, पी, आर, टी। तो इसमें जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इनको जचाया गया है, बाकी और भी किसी में अल्फ़ाबेट ऑर्डर से इनको जचाया नहीं गया है। जैसे कि थर्ड ऑप्शन में यदि हम देखें तो सबसे पहले ए है तो ए आना चाहिए था, लेकिन देखिए पहले कौन आ रहा है, आर, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए सबसे पहले कौन आता, तो इनमें सबसे जो छोटा है वो कौन है, सी है, तो सी से शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन किससे हो रहा है, ओ से, तो ये भी क्या है, गलत है। मतलब हमने इनको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में या जो सीक्वेंस होता है उसका उसमें लिखा है। तो ऐसा केवल सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 7:3 है। 5 वर्ष के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु क्या होगी। तो देखिए जो शांति है और जो कीर्ति है इनकी वर्तमान जो आयु है उसका अनुपात है कितना, 7:3। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद शांति की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष। तो बताओ शांति जो है इसकी यदि हम वर्तमान आयु की बात करें, वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद 40 की होगी, मतलब फिलहाल वो कितने की है, 35 वर्ष की है। कितने की है, 35 वर्ष की। और देखिए शांति का अनुपात कितना है, 7 है, मतलब 7 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और 1 की वैल्यू 5, मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो कीर्ति है वो कितने वर्ष की है, 15 वर्ष की है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि 5 वर्ष के बाद कीर्ति कितनी आयु की होगी,
तो 15 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो 5 वर्ष 5 2 है, जो कीर्ति है वो 20 वर्ष की हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बी का दिए गए वर्षों के दौरान दो कंपनियों ए और बी का जो उत्पादन है या जो प्रोडक्शन है वो थाउजेंड्स में दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि कंपनी बी के लिए, यहाँ मिस टाइप था, ए लिखा हुआ था तो यहाँ बी होगा, कि कंपनी बी के लिए 2015 से 2016 तक का जो उत्पादन है उसमें लगभग कितनी कमी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो कंपनी बी है, तो कंपनी बी का ग्राफ है, ये ऊपर डॉट डॉट से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2015 में इसका जो उत्पादन था वो कितना था, 5 था, और 2016 में कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो बताओ कितनी कमी हुई है, तो 1 की कमी हुई है, हमें परसेंटेज में बतानी है। तो 1 की कमी हुई है कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितनी होगी, तो गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो 5 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 20 बार, तो 20% की क्या होगी, कमी होगी। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। तो उसकी औसत चाल हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए जो एवरेज स्पीड होती है ये बराबर होती है टोटल डिस्टेंस और बटे में टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जो दूरी होती है ये दूरी बराबर होती है जो भी हमारी चाल होती है और गुणा में समय। तो यहाँ पर देखिए पहले उसकी स्पीड थी 20 मीटर प्रति मिनट और 100 मिनट तक चलता है। तो बताओ कितना चलेगा, स्पीड है 20 मीटर प्रति मिनट और टाइम है 100 मिनट, और प्लस बाद की दूरी कितनी होगी, तो 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की दर से चलता है। तो यहाँ पर स्पीड हो गई 70 और टाइम हो गया कितना, 50, और बटे में आता है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 100 मिनट है और बाद में कितनी मिनट है, 50 मिनट। तो सोल्व करना है इसको। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, तो 20 को 100 से करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 2000, और 70 को 50 से करेंगे तो आएगा कितना, 3500, और बटे में 100 प्लस 50 ही हो जाएगा कितना, 150। तो सोल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 5500 और बटे में है कितना, 150। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ऊपर तो आएगा कितना, 110, और बटे में आएगा कितना, 3। तो 110 मीटर प्रति मिनट जो है वो होगी उसकी औसत चाल। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी जो है 2:3 के बराबर है और बी अनुपात सी जो है वो 3:4 के बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं कि ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात में जिससे इसका एंड हो रहा है उसी से शुरुआत करनी है। तो ये होगा बी अनुपात सी। यदि हम इनको आगे पीछे लिखा होता तो इसको हम पलट करके इसी प्रकार से लिखते कि यहाँ बी से एंड हुआ है तो बी से क्या करनी है, शुरुआत करनी है। तो ए अनुपात बी दिया हुआ है हमें कितना, 2:3, और बी अनुपात सी दिया हुआ है हमें कितना, 3:4। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं। यदि हमें ए अनुपात बी अनुपात सी पता करना हो तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा किया 6, फिर हम इनको इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे 9, और फिर ऊपर से नीचे इस प्रकार से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12। तो देखिए ये सभी 3 से कैंसिल आउट होंगे, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। तो 2:3:4 फोर्थ ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।